जीत सिंह धारावी पहुंचा। इस बार उसे डेविड परदेसी का इंतजार न करना पड़ा। ट्रांजिट कैंप में अजमेर सिंह के ढाबे पर वो पहले से मौजूद था। वो दो व्यक्तियों से बातें कर रहा था। जीत सिंह को भीतर दाखिल होता पाकर जिन्हें उसने चलता कर दिया। जीत सिंह उसके पास आया। आज जीते? परदेसी जबरन मुस्कुराता बोला। बैठता है। जीत सिंह बोला। कैसा है? ठीक। बोले तो मेरे को देखकर तेरे को कोई खुशी नहीं हुआ? कैसे मालूम? उठ के डांस नहीं किया, गाना नहीं गाया, मेरा पिया घर आया करके? जीत सिंह खामोश रहा। जीते, मेरे को तेरी फिक्र करना, अपना भिड़ू फिक्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू बहुत पंगे लेता है। मैं बोला, तेरी तकदीर तेरे से बहुत पंगे लेती है, भूल देती है ना। मेरे को याद कराती है कि मेरा नाम जीता है। जीता तो सब जीत लेता है। क्या गन का क्या किया? क्या करने का था? अरे मेरा मतलब है टपकाया तो नहीं किसी को? अभी नहीं यानी कि छोड़, अभी पूछ मैं इधर कैसे आया? मेरे को हेलो बोलने तो आया नहीं होगा, चाय पीने तो आया नहीं होगा। बराबर बोला। तो फिर ये पकड़। जीत सिंह ने उसे एक दोहरा किया हुआ कागज थमाया। इस पर कुछ आइटम लिख के रखा मैं, जो मेरे को मांगता है। देखता है? अभी नहीं, मेरे जाने के बाद देखना। क्या बोला? अभी देखेगा तो तू मीन मैक निकालेगा, लेक्चर देगा, भला बुरा समझाएगा। मेरे जाने के बाद में देखना। और ये पकड़। जीत सिंह ने उसे एक मोटा लिफाफा थमाया। ये क्या है? रोकड़ा। परदेसी ने लिफाफे का मुंह खोलकर भीतर झांका। तत्काल उसके नेत्र फैले। इतना सब सामान आज ही रेडी करने का, और 9 बजे जुहू तारा रोड पर होटल बेलमाउंट के रूम नंबर 302 में खुद लेके आने का। जीत सिंह उठ खड़ा हुआ। अभी जाता है, थैंक यू बोल के अपने फ्रेंड को, हमदर्द को। अरे चाय तो पी के जा। नहीं मांगता, कल छापे में पड़ा है कि जीत सिंह करके भिड़ू खल्लास, तो चर्च में हारे हुए जीते के वास्ते एक कैंडल जरूर जला के आना। जीत सिंह घुमा और लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। पीछे हक बकाया से डेविड परदेसी उसे जाता देखता रहा। कदम के पास कोबरा के ऑफिस से स्नूपर सिस्टम पहुंच चुका था, लेकिन उसको इंस्टॉल करने का कोई मौका अभी तक उसके हाथ में नहीं आया था। जो इमारत उसके सर्विलेंस के निशाने पर थी वो पूरी तरह से रेसिडेंशियल थी, और उसमें ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम काम करता था कि बाहर से मेन गेट या तो चाबी से खुलता था, या उसकी चौखट में लगी कॉल बेल बजाई जाने पर भीतर से मेन डोर का सेफ्टी केच रिलीज किया जाता था तो खुलता था। कॉल बेल बजाने पर उसके बाजू में लगे स्पीकर पर आगंतुक को बोलना पड़ता था कि वो कौन था। तभी भीतर किसी फ्लैट में से, जहां की उसने जाना होता था, सेफ्टी केच रिलीज किया जाता था। जब उसने डॉक्टरों वाला विजिट बैग उठाए एक सूटधारी वृद्ध व्यक्ति को उधर टैक्सी पर से उतरते देखा तो उसे लगा कि अब उसका काम बन सकता था। उसने स्नूपर सिस्टम वाला बैग संभाला और वैन से बाहर निकला। अपने हाथ में उसने एक चाबी थाम ली और सड़क पार करके दरवाजे पर पहुंचा। उसके वहां पहुंचने तक वृद्ध व्यक्ति की भीतर कहीं हाजिरी लग चुकी थी और भीतर से सेफ्टी कैच रिलीज किया जा चुका था। कदम ने चाबी वाला हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया। तभी वृद्ध ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। कदम ने वृद्ध को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ वापस खींच लिया। वृद्ध भी मुस्कुराया। उसने दरवाजे को धक्का दिया और भीतर कदम रखा। दरवाजा बंद होने से पहले कदम भी भीतर दाखिल हो गया। वृद्ध के लिए वो कोई हैरानी की बात नहीं थी, प्रत्यक्षतः वो महज संयोग था कि इमारत के किसी फ्लैट का ऑक्यूपेंट एन उसी वक्त वहां पहुंचा था जबकि वृद्ध की कॉल बेल के जवाब में भीतर से सेफ्टी केच रिलीज किया गया था। वृद्ध लिफ्ट में सवार हो गया। कदम जानबूझकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली सीढ़ी पर कदम पड़ते ही वो दबे पांव हवा की तरह ऊपर को लपका। जिस वक्त वो चौथी मंजिल की सीढ़ियों के मोड़ की ओट ले रहा था, उस वक्त वृद्ध लिफ्ट से निकलकर तीसरी मंजिल पर फ्रंट के एक फ्लैट की ओर बढ़ रहा था। कदम के देखते ही देखते उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो कदम को उन दो में से एक व्यक्ति की मवालियों जैसे सख्त और कमीने थोबड़े वाले की एक झलक मिली। फिर वृद्ध के पीछे तत्काल दरवाजा मजबूती से बंद हो गया। वृद्ध उसी फ्लैट में गया था जिसमें भाई कला से बाई को लाकर बंद किया गया था। उसने सीढ़ियों की ओर छोड़ी और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति नब्बन पठान था। उसके साथ दूसरा व्यक्ति सब इंस्पेक्टर अरविंद पावले था, और डिंपल की टूटी उंगली देखने के लिए डीसीपी पटवर्धन का भेजा डॉक्टर आंग्रे वहां पहुंचा था। भीतर डिंपल एक बेड पर निश्चेष्ट पड़ी थी। उसको वैलियम की बहुत हैवी डोज दी गई थी, फिर भी उसकी टूटी उंगली में नब्ज धाड़ धाड़ बज रही थी। तब तक उंगली के इर्द गिर्द इतनी सूजन पैदा हो चुकी थी कि वो अपने नॉर्मल साइज से 3 गुना बड़ी लग रही थी। पठान ने डॉक्टर के लिए बेड के करीब एक कुर्सी सरका दी। सूजन की वजह से उसने उसका इतना बुरा हाल पाया कि हड्डी को सेट करने के लिए उसकी जगह पर पहुंचाना मुहाल था। किसी तरह से उसने उस काम को अंजाम दिया और मजबूती से पट्टी से बांधा।
पट्टी पर उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल उड़ेला और उसके सेट होने की प्रतीक्षा की। ऐसा हो चुकने पर उसने हाथ को बेड पर उसकी मालकिन के पहलू में टिका दिया। आखिर में उसने डिंपल को हिलाकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ की और बोला, इस वक्त जो हो सकता था मैंने कर दिया है, लेकिन उंगली को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचाने के लिए सर्जरी की भी जरूरत होगी। डिंपल ने कोई प्रतिक्रिया न जाहिर की। अभी नोवोकेन का असर बरकरार है, डॉक्टर आगे बढ़ा। जब खत्म होगा तो काफी दर्द होगा। उसके लिए मैं ये पेन किलर गोलियां छोड़ के जा रहा हूँ, जरूरत के मुताबिक लेना, लेकिन विस्की नहीं, वेलियम नहीं। विस्की के साथ वेलियम तो हरगिज नहीं, ठीक? डिंपल ने सहमति में सिर हिलाया। हाथ को थोड़ा रेज करके रखोगी तो सूजन कतरन जल्दी घटेगी। मैं इधर क्यों हूँ? वो करहाती सी बोली। मुझे घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? इसका जवाब ये लोग देंगे, मैं चलता हूँ। जब तक डॉक्टर इमारत से निकलकर सड़क पर पहुंचा तब तक फ्लैट के दरवाजे पर रोशनदान में ट्रांसमीटर फिट करके कदम कब का अपनी वैन में पहुंच चुका था और रिसीवर पर सब कुछ सुन रहा था। अब वो आश्वस्त था कि फ्लैट में कोई चीखने चिल्लाने जैसी आवाज होती तो वो बाजरिया रिसीवर वैन में उसे साफ सुनाई देती। ठीक 6 बजे जीत सिंह ने महाडिक को फोन लगाया। बद्री बोलता है। वो बोला, अभी 6 बजे लाए। मालूम? मैं फोन पर है, तुम्हारे से बात कर रहे लाए। मालूम? मालूम तो बोलो, टाइम बोलो, जगह बोलो। कल रात 10 बजे होटल ऑकलैंड ग्रीन रूम बार। क्या? होटल ऑकलैंड ग्रीन रूम बार। ठीक, होटल ऑकलैंड मालूम? नाम सुनेला है। अंधेरी में किधर है? वीरा देसाई रोड पर। किधर भी हो ढूंढेगा, पहुंचेगा। बेवड़ी को साथ में लेके आने का। तुम्हारे को भी डिंपल को साथ में लेके आने का। बरोबर। हम 4 जने, 2 भिड़ू 2 भाई, और कोई उधर नहीं होने को मांगता। नहीं होने को? कल किस वास्ते? आज क्या बंदा है? कल मिलेगा तो बोलेगा। लाइन कट गई। आधी रात को डेविड परदेसी होटल बेलमंट पहुंचा। जीत सिंह को उसने सोते से जगाया। 6 बजे महाडिक को फोन लगाने के बाद से ही वो घोड़े बेचकर सोया पड़ा था। सारा सामान डेविड परदेसी उसे एक बैग थमाता बोला, जो कुछ भी तेरी लिस्ट में था, बाकी का रोकड़ा भी इसी में है। थैंक यू बोलता है। जीत सिंह बोला, जीते एक बार फिर सोच ले। सोचा ना, कई बार सोचा, अभी और सोचेगा तो भेजा फ्राई। बंड अभी निकल ले। जो कुछ तू करने का उसमें मैं कोई मदद कर सकता है? नहीं। मैं साथ रहे तो? नहीं मांगता। अच्छा, तू बोलता है तो? मैं बोलता है। वो चला गया। पीछे जीत सिंह ने बैग खोला और सारा सामान चौकस किया। 2 बेहद हल्की खास धातुओं के मिश्रण से बनी बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि किसी भी पोशाक के नीचे पहनी जा सकती थी, 2 पीतल के मुक्के, 2 रामपुरी, 2 टीयर गैस से कई गुना शक्तिशाली सम्मिश्रण के प्रेशर कैन, 2 बॉल और चेन वाले डंडे, यानी कि हर आइटम डबल, सारे 2 सेट। एक सेट उसके लिए, एक सदा आरवाड़े के लिए। खाली गन एक ही, जो कि पहले से जीत सिंह के पास थी। 12:30 बजे सूट बूट में खूब सजा धजा बाका छबीला बना सदा आरवाड़े वहां पहुंचा। जीत सिंह ने उसे सब सामान दिखाया। एक सेट तुम्हारे लिए है, वो बोला, लेकिन फौरन तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता। काहे? आरवाड़े की भवे उठी। जहां हमने जाना है वहां तुम्हारी तलाशी होगी, हाथों से या मेटल डिटेक्टर से, या दोनों से। तलाशी में ये चीजें छुपी नहीं रह सकेगी। ओ, कब जाने का है? अभी। किधर? मालूम पड़ेगा ना। क्या करने का है? वो भी मालूम पड़ेगा। जो होएगा वो यूं होएगा कि फोकस मेरे पर होएगा, पर तुम्हारे मेरे को कवर देना होएगा। ठीक है, मकसद क्या है? किसी के ठिए का ऐसा कचरा करने का है कि बिजनेस ढेर। बीच के दरवाजे पर चौखट से लगी खड़ी रोमेला भीतर भीतर दोनों को देख रही थी। जीत सिंह उसके करीब पहुंचा। अभी हमारे को 1 बजे इधर से निकलने का, वो धीरे से बोला। सवेरा होने तक मेरे लौटने का इंतजार करना। मैं ना लौटे तो ये जगह हमेशा के लिए छोड़ के इधर से निकल लेने का, और जिधर पहुंचने का उधर के पते की खबर मेरे को मोबाइल पर देने का। मोबाइल पर जवाब ना मिले तो भूल जाने का कि कभी कोई जीत सिंह मिला था। उसके नेत्र फैले। क्या मतलब हुआ इसका? वो तीखे स्वर में बोली। सोचना मतलब। उनका पहला निशाना नागपाड़ा था, जहां लेमिंगटन रोड पर डॉल्फिन नाम की वो मिडनाइट क्लब थी, जिसका जिक्र कोविल ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी के तौर पर आदिनाथ धनेकर की रिपोर्ट में था। जहां जिस एम्बेसडर कार में वो पहुंचे थे वो चोरी की थी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन से उठाई गई थी। उसकी नंबर प्लेट तब्दील कर दी गई थी और उसे गाइलो चला रहा था। उसको हिदायत थी कि अगर वो कोई खतरा महसूस करे तो कार को छोड़कर निकल ले। 1:45 बजे गाइलो ने कार को डॉल्फिन की एंट्रेंस के करीब लाकर खड़ा किया। इंजन चालू रखने का जीत सिंह ने उसे हिदायत दी, पिछले दरवाजे बंद रखने का पर लॉक नहीं करने का। गाइलो ने सहमति में सिर हिलाया। क्लब के दरवाजे पर निगाह रखने का, कोई पंगा दिखाई दे तो निकल लेने का, रुकने का नहीं। उसने फिर सहमति में सिर हिलाया। दोनों कार से बाहर निकले और आगे बढ़े। तुम्हारे को मेरे से पहले उधर जाने का। रास्ते में जीत सिंह बोला, तुम बहुत इज्जतदार टॉप क्लास भिड़ू लगता है। तुम्हारे को उधर कोई नहीं रोकने का, भीतर जाके मेन डोर के करीब ही रहने का और मेरे आने का इंतजार करने का। मेरी एंट्री में वांदा, इसलिए पंगा पड़ने के चांस पूरे होने का। जो पंगा होएगा मेन डोर के करीब होएगा, इस वास्ते वॉच रखने का और एंट्री में मेरा हेल्प करने का। कैसे? मेरे पर हाथ डालने वाले बाउंसर भिड़ुओं को मेरे से दूर रखने का, वापसी के टाइम भी बाहर निकलने में नक्की करने में मेरा हेल्प करने का। क्या? ठीक है, अभी जाओ। उसे छोड़कर आरवाड़े लंबे डग भरता आगे बढ़ गया।
क्लब की एंट्रेंस पर 3 बाउंसर तैनात थे। उन्होंने एंट्रेंस के रास्ते में एक फैंसी रस्सी तानी हुई थी। कोई पसंदीदा मेहमान आता दिखाई देता था तो जिसे वो हटा देते थे और उसके पास होते ही उसकी पीठ पीछे फिर यथास्थान तान देते थे। एंट्रेंस के एक बाजू एक स्टूल पर एक पिचका सा सूटधारी व्यक्ति बैठा था। बाउंसरों को वो ही हिदायत देता जान पड़ता था कि किसको भीतर आने देना था, किसको नहीं आने देना था। इसकी हामी हो जाती थी रस्सी का बैरियर क्रॉस कर चुके उसको वो ही दरवाजा खोलता था। हारवाड़े शान से चलता फैंसी रस्सी पर पहुंचा। डोरमैन का सिर सहमति में हिला। एक बाउंसर ने साइड से हुक पर से रस्सी का लूप निकालकर रस्सी हटाई और उसको 2 बैरियर क्रॉस कर लेने दिया। उसके पीछे रस्सी वापस तन गई। वहां 4-5 लोग और भी खड़े थे जो कि उनके भीतर जाने की हामी होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डोरमैन उनसे निगाह नहीं मिला रहा था। उनमें से एक आध ने आरवाड़े के साथ गुजर जाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब ना हो सकी। तत्काल ही उसके सामने रस्सी तान दी गई थी। दरवाजा आरवाड़े के पीछे बंद हुआ तो उसने खुद को ड्योढ़ी जैसी एक छोटे से रिसेप्शन एरिया में पाया, जहां एक दूसरे बाउंसर ने, जो कि काला सूट पहने बड़ा संभ्रांत लगने की कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था, उसके जिस्म पर मेटल डिटेक्टर फिराया। आरवाड़े फाइट की स्थिति में प्रतिद्वंदी की ताकत का जायजा लेने की कोशिश करता खामोशी से खड़ा रहा। बाहर जीत सिंह ने एक पूर्व निर्धारित समय तक प्रतीक्षा की और फिर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा। उस दौरान डोरमैन की निगाह उन पर थी। वो करीब पहुंचा तो बाउंसरों ने डोरमैन की तरफ देखा। डोरमैन ने इनकार में सिर हिलाया। तत्काल एक बाउंसर उस पिलर के सामने तन गया जिस पर लगे हुक पर रस्सी का लूप निकाला जाता था। खास जीत सिंह को दिखाने के लिए उसने चौकस किया कि लूप हुक में ही था, निकल नहीं गया था। दूसरा उसके बगल में तनकर खड़ा हो गया। तीसरा डोरमैन के स्टूल के करीब बंद दरवाजे पर था। उन सब प्रत्यक्ष व्यवधानों तैयारियों के बावजूद जीत सिंह आगे बढ़ता रहा। उस घड़ी जीत सिंह के दोनों हाथ उसके कोट के बाहरी जेबों में छुपे हुए थे। उनमें से एक में गैस का प्रेशर कैन था और दूसरे में उसने पीतल का मुक्का पहना हुआ था। बाल चैन वाला डंडा उसकी पतलून की हिप पॉकेट में था। वो जानबूझकर बाउंसरों की आंखों से अपनी आंखें लॉक किए था ताकि उनका ध्यान उसके हाथों की तरफ न जाए। पिलर के पास खड़े बाउंसर ने उसे रुकने का इशारा किया। जीत सिंह ने गैस के कैन वाला हाथ जेब से निकाला और उसे उसके मुंह के सामने ले जाकर प्रेशर बटन दबा दिया। गैस की तेज फुहार उसके चेहरे पर, खास तौर से आंखों में पड़ी। वो तड़प कर पीछे हटा। जीत सिंह ने पांव की ठोकर से लकड़ी का पिलर गिरा दिया, जिसकी वजह से सामने तनी रस्सी भी जमीन पर ढेर हो गई। पहले की बगल में खड़ा दूसरा बाउंसर जीत सिंह पर झपटा। जीत सिंह का पीतल के मुक्के वाला हाथ चला। मुक्के की नोकीले मेखें उसकी कनपटी में धंस गई। कनपटी खुल गई। वो भर कर पीछे गिरा। उसके चेहरे पर से बहता खून टप टप जमीन पर टपकने लगा। जीत सिंह ने एक बार उसकी झुकी हुई खोपड़ी पर किया तो वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। डोरमैन के हाथ में एकाएक मोबाइल प्रकट हुआ था और वो उस पर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। पहला बाउंसर अभी भी अपने हाथों से चेहरा नोच रहा था और तड़प रहा था। दरवाजे पर खड़े तीसरे बाउंसर को जैसे इस नजारे ने ही जड़ कर दिया था कि पलक झपकते उसके 2 साथी नाकारा हो गए थे। जीत सिंह छलांग मारकर उसके सामने पहुंचा। उसने उसे भी स्प्रे का शिकार बनाया और दरवाजे को धकेलकर भीतर कदम रखा। डोरमैन ने मोबाइल पर शायद भीतर वाले मेटल डिटेक्टर वाले बाउंसर को ही आगाह किया था, क्योंकि वो तैयार था और जीत सिंह के दरवाजे से भीतर कदम रखते ही उस पर टूट पड़ा था। जीत सिंह बड़ी मुश्किल से उसके वार से बचा। उसका मुक्के वाला हाथ चला और मुक्का पूरी शक्ति से उसके जबड़े से टकराया। चटाक से उसका जबड़ा टूटने की आवाज जीत सिंह को साफ सुनाई दी। जीत सिंह का एक वार और पड़ा तो वो भी धराशायी हो गया। उसने अगला दरवाजा धकेल कर क्लब के हॉल में कदम रखा, जहां बार पर और हॉल की टेबल्स पर पर्याप्त भीड़ थी और जहां 4 पीस का बैंड बज रहा था। डोरमैन की मदद की गुहार वहां भी पहुंच गई थी, जिसका सबूत दृढ़ता से दरवाजे की ओर बढ़ते कई लंबे चौड़े व्यक्ति थे। उनको हॉल की टेबल्स में से, भीड़ में से रास्ता बनाना पड़ रहा था और जल्द अजल्द फ्रंट में पहुंचने की कोशिश में वो मेहमानों को धकिया रहे थे। लोग उनके रास्ते से हटते जा रहे थे और जाकर पीछे खड़े हो जाते, क्योंकि सबको एहसास हो रहा था कि वहां कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। हार बड़े बार के करीब था। छलांग मारकर वो दरवाजे की ओर बढ़ते बाउंसरों के रास्ते की अड़चन बन गया और फिर उन पर पिल पड़ा। मशीन की तरह चलते उसके दोनों बलिष्ठ हाथ उन्हें ढूंढने लगे। वो लोग उसे थामने की कोशिश करते थे तो वो उनके हाथों से फिसल जाता था। कई बार वो किसी न किसी की पकड़ाई में आया, कई बार छूटा। यूं वो उन्हें दरवाजे की तरफ बढ़ने से तो रोक ही रहा था, उन्हें वापस पीछे भी धकेल रहा था। उसके दोनों हाथ, दोनों पांव किसी के पेट से, किसी की पसलियों से, किसी की छाती से, किसी की ठोड़ी से तो किसी की कनपटी से टकरा रहे थे। जीत सिंह तब क्लब के भीतर था। 2 बाउंसर आरवड़े के विरोध की दीवार तोड़कर किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए थे। जीत सिंह ने बाल चेन वाला डंडा निकालकर हाथ में लिया और दक्षता से यूं चलाया कि दोनों के पांव उखड़ गए और वो धड़ाम से हॉल के फर्श पर गिरे। तब तक फैंसी रोशनियों से सजे हॉल में हाहाकार मच चुका था। बैंड बजना बंद हो चुका था और दहशत मेहमानों पर भी तारी होने लगी थी, जो कि चीखने चिल्लाने पर आतुर हो गए थे। अब हर किसी का निशाना दरवाजा था और हर कोई वहां से जल्द अजल्द निकल लेने का तमन्ना ही दिखाई देता था।
उस भागदौड़ का नतीजा ये निकला कि मेहमान आपस में लड़ने भिड़ने उलझने लग गए। फिर बार काउंटर के पीछे मौजूद दोनों बारमैन भी हाथों में लंबे डंडे लिए वहां से निकले और हॉल में आकर लड़ाई में शामिल हो गए। जो मुकाबला पहले ही बराबरी का नहीं था, अब नामुमकिन दिखाई दे रहा था। जीत सिंह ने गन निकाल ली और उसका रुख छत की तरफ करके 2 बार घोड़ा दबाया। शोर शराबे के बावजूद बंद माहौल में गोली चलने की आवाज बड़ी जोर से गूंजी। छत पर लगे सजावटी रंग बिरंगे शीशे चटके और टुकड़ों की बरसात लोगों के सिरों पर हुई। मेहमान चीखे मारते मेजों की ओट लेने की कोशिश करने लगे। गोली की आवाज का असर हर किसी पर हुआ, सिवाय एक बारमैन के जो अपना डंडा ताने जीत सिंह पर झपट ही जो पड़ा था। जीत सिंह ने उसकी टांगों का निशाना बनाकर गोली चलाई। गोली उसकी जांघ में लगी। वो जीत सिंह के सामने मुंह के बल गिरा। जीत सिंह ने उसका डंडा, जो कि हॉकी के साइज का था, उसके हाथ से झपट लिया। उसने छलांग मारकर बार काउंटर को पार किया और उसके पीछे पहुंच गया, जहां डंडे के प्रचंड प्रहारों से उसने शीशे, शैल, बोतलें, गिलास सब फोड़ने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में बार के पीछे कुछ साबुत ना बचा। उस दौरान हर किसी की तवज्जो दरवाजे की तरफ थी और वो उससे पार निकल जाने की कोशिश में था। 2 बाउंसर किसी तरह से खुद पर काबू पा चुके थे और अब वो जीत सिंह को वहीं फांस लेने के लिए बार की तरफ झपट रहे थे। जीत सिंह ने उनकी तरफ गन तान दी। खबरदार, वो चिल्लाया, थांबा वरना गोली। दोनों थमक कर खड़े हो गए, हाथ ऊपर। दोनों ने हाथ सिर से ऊपर उठाए, जिससे साफ जाहिर हो गया कि दोनों के हाथ खाली थे। फर्श पर, नाक फर्श के साथ, दोनों छाती के बल फर्श पर लेट गए। फिर उसने चारों तरफ निगाह घुमाई। कोई और उसे अपनी तरफ झपटने पर आमादा ना दिखाई दिया। अभी 5 मिनट मुश्किल से गुजरे थे कि टीए का फुल कबाड़ा हो चुका था। वो कैशियर के पिंजरे पर पहुंचा। इतने से ही कैशियर थर थर कांपने लगा कि टीए को हिट करने वाला उसके सामने खड़ा था। जीत सिंह ने उसके सामने एक पॉलीथीन की थैली डाली। रोकड़ा, वो हिंसक भाव से बोला, तमाम इसमें भर। टेम लगाया तो गोली। बिजली की सी फुर्ती से कैशियर ने नोटों से भरकर थैली वापस उसको थमाई। शाबाश, जीत सिंह बोला, थैंक यू बोलता है। हार बड़े उसे नहीं दिखाई दे रहा था। वो भीड़ में कहीं गुम था। सदा, वो गला फाड़ कर चिल्लाया, निकल ले। तब सदा उसे दिखाई दिया। दाएं बाएं से वो दरवाजे की तरफ बढ़े। जीत सिंह गन से उसे कवर किए था। सदा के पीछे उल्टा चलता वो गन को दाएं बाएं फिरा रहा था। किसी की पास फटकने की मजाल ना हुई। वो दरवाजा पार करके रिसेप्शन एरिया में पहुंच गए तो जीत सिंह आगे हो गया और सदा उसके पीछे चलने लगा। दरवाजे की ओट में से एक बाउंसर ने जीत सिंह पर छलांग लगा दी। जीत सिंह उसके वजन के नीचे दबा धराशायी हुआ। हारवाड़ा आपे से बाहर हो गया। उसे अपने आप पर गुस्सा था कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा था। वो जीत सिंह को पीछे से कवर करके नहीं रख सका था। पगला सांड की तरह वो आगे झपटा। उसने बाउंसर को नोच कर जीत सिंह की पीठ से अलग किया और उस पर लात घुसों की बरसात कर दी। जीत सिंह बड़ी मेहनत से उठकर खड़ा हुआ। गनीमत थी कि गन उसके हाथ से नहीं निकली थी। बस, वो उच्च स्वर में बोला। हारवाड़े ने बाउंसर को परे धकेला और जीत सिंह के पीछे हो लिया। वहां कभी भी पुलिस पहुंच सकती थी। यही हैरानी की बात थी कि अभी तक नहीं पहुंची थी। उनका वहां से फौरन कूच कर जाना बेहद आवश्यक था। वो बाहर पहुंचे। चोरी की एम्बेसडर रफ्तार से बैक होती उनके करीब पहुंची। दोनों झपट कर उसमें सवार हुए। एम्बेसडर भाग निकली। सब बराबर? ड्राइविंग सीट से रिवर व्यू मिरर में झांकते हुए व्यग्र भाव से घायलों ने पूछा। हाँ, जीत सिंह संतुष्ट स्वर में बोला, एन बढ़िया करके। उधर भीतर क्या हुआ? वही जो करने आए थे, सब फोड़ दिया। बढ़िया, अभी गाम देवी चल, नाना चौक, सी पर्ल। पीछे डॉल्फिन में महाडिक को कॉल लगाई जा रही थी और जो अनहोनी हुई थी उसकी उसे खबर की जा रही थी। अनहोनी को अंजाम देने वाले हथियारबंद भीड़ों का हुलिया बयान किया गया तो महाडिक ने बतौर बद्रीनाथ और जीत सिंह को फौरन पहचान लिया। उसने कॉल को बीच में से ही कट कर दिया और पटवर्धन के मोबाइल पर कॉल लगाने लगा, जिसे रात की उस घड़ी पता नहीं वो सुनता या ना सुनता। सी पर्ल बतौर मिडनाइट क्लब शायद उतनी मकबूल नहीं थी जितने की उस किस्म के बाकी ठिए थे। वहां एंट्रेंस पर ना दाखिला पाने के इच्छुक मेहमानों की भीड़ थी, ना कोई रस्सी तनी हुई थी, ना कोई बाउंसर खड़े थे। कार से उतरकर आगे बढ़ने से भी पहले डोरमैन ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। भीतर हॉल के प्रवेश द्वार के सामने एक बाउंसर मौजूद तो था, लेकिन उसने उनकी तलाशी लेने की कोई कोशिश न की। ऐसी सहूलियत से वो भीतर पहुंचे जैसे किसी गैर कानूनी ठिए पर ना आए हो, दोपहर के वक्त किसी मामूली रेस्टोरेंट में दाखिल हुए हो। भीतर कोई खास भीड़ नहीं थी। बार पर 3-4 लोग दिखाई दे रहे थे और हॉल की तकरीबन आधी मेजें खाली पड़ी थी। खानापुरी के तौर पर रिकॉर्डेड म्यूजिक की मध्यम स्वर लहरियां वहां गूंज रही थी और अलसाए से वेटर हॉल में विचर रहे थे। होस्टेस मुस्कुराती हुई उनके करीब पहुंची और उसने उन्हें एक खाली टेबल पर पहुंचाया। उसने उनका ड्रिंक्स का ऑर्डर लिया, जो कि कुछ क्षणों बाद एक वेटर सर्व कर गया। ये तो बड़ी धार्मिक जगह है, आरवाड़े बोला। हाँ यार, जीत सिंह दबे स्वर में बोला। यहाँ कैसे गलाटा शुरू करे? सोचो, वैसे हाल क्या है? बढ़िया है, हाथ दुखते हैं। उधर भीड़ जास्ती थी, टांगे चलाने की जगह नहीं थी, इसलिए हाथों से ठोका ना। और सब खैरियत है? हाँ, तुम बोलो। इधर भी जीत सिंह एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। उसने वेटर से टॉयलेट की बाबत पूछा और फिर पिछवाड़े की ओर बढ़ा। वहां एक बंद दरवाजा था, जिसे खोलकर उसने आगे एक छोटे से गलियारे में कदम रखा। दाईं ओर 2 बंद दरवाजे थे, जिन पर स्त्री और पुरुष की आकृतियां बनी हुई थी। उनके बाजू में बिजली का स्विच बोर्ड था। स्विच बोर्ड
जिससे होकर हॉल में बिजली पहुंचती थी। बढ़िया। वो पुरुष टॉयलेट में दाखिल हो गया। वापसी में वो स्विच बोर्ड पर पहुंचा। उसने एक बार सावधानी से दाएं बाएं देखा, फिर मेन स्विच ऑफ कर दिया और 4 कटआउट निकालकर करीब पड़े कूड़ेदान में डाल दिए। भीतर हॉल में अंधेरा छा गया। बाकी काम आसान था। वहां सब फोड़ डालने में 5 मिनट भी न लगे। कैश बॉक्स उसे खुद खाली करना पड़ा क्योंकि कैशियर सीट छोड़कर भाग गया था और कहीं जा छुपा था। उस दौरान डीसीपी पटवर्धन अपने खास आदमियों से संपर्क बना रहा था और उन्हें अपने टीओ की हिफाजत के लिए रवाना कर रहा था। नोबल हाउस में बैठा महाडिक तमाम टीओ पर बारी बारी फोन कर रहा था और उन्हें जीत सिंह की बाबत आगाह कर रहा था। इसी वजह से सी पल के अंजाम की खबर उस तक बहुत देर में पहुंची। एक ठिया और। जीत सिंह बोला, फिर छुट्टी? कौन सा? आरवाड़े बोला, कहाँ? बिग बैंग, डिसिल्वा रोड, दादर। बुधवार रात में उसका एक फेरा लगा चुका हूँ। फिर तो मालूम होगा कैसा है। हाँ, डॉल्फिन और सी पल से ज्यादा फूफा वाला है। वहां का इंतजाम भी जुदा किस्म का है। पहले से जानकारी ना हो तो कहना मुश्किल कि उधर कोई ठिया चलता था। पूछने पर यही जवाब मिलता कि उधर कोई मिडनाइट करके क्लब नहीं। फिर तसल्ली हो कि पूछने वाला भेड़ू टूरिस्ट, अक्की नाइट की मस्ती का शौकीन, तो जाने देते हैं। हो और उधर बाउंसर, गन वाले और एंट्री के लिए कवर चार्जेस, भीतर घुसने का फीस। हाँ, बड़े गांधी वाला। इसी वास्ते बोला वो ठिया जास्ती फूफा वाला। हाँ, उधर जास्ती चौकस रहना जरूरी, वरना गोली। उधर भी पहले मेरे को भीतर जाने का। हाँ, और वेट करने का। मेरे को थोड़ा टाइम के बाद एंट्री मारने का, ताकि हम दोनों इकट्ठे ना लगे। किधर वेट करने का? बार पर या टेबल पर? टेबल पर ड्रिंक मंगा के बैठने का। उधर एक बालकनी भी है, पर तुम्हारे को मेन हॉल में बैठने का। वहां जगह ना हुई तो इस वक्त 3 बजने को है, ये टाइम के लिहाज से होगी। ठीक। एम्बेसडर डिसिल्वा रोड पहुंची। प्रोग्राम के मुताबिक वहां आरवाड़े अकेला क्लब की ओर बढ़ा। जो सवाल उससे पूछे गए उसके लिए वो तैयार था, इसलिए दाखिले में कोई दिक्कत ना हुई। भीतर जिस बाउंसर ने हाथों से उसके बदन को टटोला, रात की उस घड़ी वो नशे में था। फिर भी तलाशी लेने में उसने कोई लापरवाही न बरती। 500 रुपए कवर चार्जेस के तौर पर कलेक्ट कर चुकने के बाद उसने उसे उन तंग सीढ़ियों का रास्ता दिखा दिया जिनके सिरे पर क्लब के मेन हॉल का बंद दरवाजा था। चिंतित भाव से वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। वहां हथियार के साथ जीत सिंह का ऊपर पहुंच पाना उसे असंभव नहीं लग रहा था। वो सीढ़ियां इतनी तंग थी कि ऊपरीले सिरे पर कोई बाउंसर उन्हें कवर करके खड़ा हो जाता तो बकरी के बच्चे उसकी बगल से गुजर पाने की संभावना ना होती। नीचे वाले बाउंसर से जीत सिंह फौजदारी से पेश आता तो ऊपर वाले को वो नजारा साफ दिखाई देता। फिर जीत सिंह का जो हश्र होता उसका ख्याल करके उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो क्या वो हथियार बिना दाखिला पाने की कोशिश करे? निहत्ता वो उन दोनों का क्या कर लेगा? सस्पेंस के माहौल में उसने हॉल की रौनक में कदम रखा और आगे एक टेबल पर जा बैठा। हॉल एल की शक्ल का था और उसकी टेबल ऐसी पोजीशन में थी कि वहीं बैठा एल के दोनों बाजुओं में झांक सकता था। एक बाजू में वो दरवाजा था जिसमें वो दाखिल हुआ था और दूसरे में बालकनी को जाती सीढ़ियां थी। वहां रोशनियां मध्यम थी और क्लाइंटेल साधारण से जरा ही ऊंची हैसियत की थी। वहां रिकॉर्डेड म्यूजिक बज रहा था, लेकिन वहां ऐसा शोर शराबा था कि खास ध्यान देने पर ही म्यूजिक का आभास मिलता था। जुए का इंतजाम एल की ऊपर जाती सीढ़ियों वाले बाजू में था। उधर का इंचार्ज एक सूट और फेल्ट हेड धारी व्यक्ति जान पड़ता था, जो वहां के नीम अंधेरे में भी काला चश्मा लगाया था और जो मुतवातर जुआ खेलने वालों से रोकड़े का लेन देन कर रहा था। एक वेटर उसके ऑर्डर के मुताबिक उसे ड्रिंक सर्व करके गया और साथ ही पेमेंट लेकर गया। वहां वही सिस्टम जान पड़ता था, तत्काल सेवा तत्काल भुगतान। गहरे सस्पेंस में वो अपना ड्रिंक चुसकता रहा और प्रतीक्षा करता रहा। एकाएक बाहरी सीढ़ियों की तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगी। फेल्ट हेड वाला चौका। तत्काल उसने मेज में कहीं हाथ डाला तो फिर जो प्रकट हुआ वो गन थी। एन वैसे ही बार पर बारमैन चौकन्ना हुआ और उसके हाथ में भी गन प्रकट हुई। हारवाड़े की चिंता और गहरी हो गई। हालात खतरनाक थे, कैसे बीतेगी। बेवड़े डोरमैन ने नीचे जो ही जीत सिंह के पीछे दरवाजा बंद करके उसकी तलाशी लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जीत सिंह ने उसके सिर पर गन का दस्ता दे मारा। वो नीचे को झुका तो पीतल का मुक्का उसके जबड़े से टकराया। वो पीछे को उल्टा। उन 2 ही वारों ने उसे ढेर कर दिया। सीढ़ियों के ऊपरले सिरे पर मौजूद बाउंसर ने वो ड्रामा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। तत्काल उसके हाथ में एक लोहे की छड़ प्रकट हुई जिसको ताने वो सीढ़ियों पर से नीचे को लपका। वो बीच रास्ते में ही था कि जीत सिंह ने उस पर गोली चला दी। गोली उसकी जांग में लगी, वो ढेर हो गया और बाकी की सीढ़ियां उसने उन पर लुढ़कते कलाबाजियां खाते तय की। एक तो छड़ तब भी उसके हाथ से ना निकली, दूसरे अपनी घायल टांग के बावजूद वो उठकर खड़ा हो गया और जीत सिंह पर पिल पड़ा। बड़ी मुश्किल से जीत सिंह ने अपनी खोपड़ी बचाई, लेकिन उसके बचते बचते भी छड़ उसके बाएं कंधे से टकरा गई। उसे अपना कंधा टूटता महसूस हुआ। उसके सारे बदन में पीड़ा और झंझनाहट की लहर दौड़ गई। आक्रमण के लिए छड़ फिर बाउंसर के सिर से ऊपर उठी तो आंखों के आगे मौत नाचती पाकर उसने खुद पर जज्ब किया और फिर गोली चलाई। गोली उसकी छड़ वाली बाह में कहीं टकराई, छड़ उसके हाथ से निकल गई और दोनों के बीच में फर्श पर आकर गिरी। फिर वो कटे वृक्ष की तरह अपने छड़ के ऊपर गिरा। तब तक बेवड़ा बाउंसर उठ के खड़ा हो गया था और उस पर छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। जीत सिंह ने लाल का प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया तो वो अपने जोड़ीदार पर आकर गिरा। बड़े यत्न से खींचकर जीत सिंह ने छड़ अपने काबू में की और पूरी शक्ति से सीढ़ियों पर ऊपर को लपका। गोलियां चलने की आवाज हॉल में सबने सुनी थी और वहां अफरा तफरी मची हुई थी। मेहमानों में से हर कोई किसी न किसी चीज की ओट लेने की कोशिश में था।
बारमैन प्रवेश द्वार की ओर अपनी गन ताने बार की ओर ओट में था। फेल्ट हैट वाला एल के मोड़ पर दीवार की ओट में सरक गया था और वो भी अपने गन से प्रवेश द्वार को निशाना बनाए हुए था। वो चिल्लाकर बारमैन को हॉल में रोशनी बढ़ाने का हुक्म दे रहा था ताकि उसे आताताई को निशाना बनाने में दिक्कत न हो। आरवाड़े महसूस कर रहा था कि उस घड़ी जीत सिंह के दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होने का मतलब उसकी निश्चित मौत था। बारमैन और हैट वाला दोनों उसे सहूलियत से शूट कर देते। क्या करे? उसकी टेबल ऐसी पोजीशन में थी कि वो कोना जिसकी हैट वाला ओट लिए हुआ था उसके गोली चली और पता नहीं कहां जाकर टकराई। आरवाड़े ने उसको फर्श पर पटक दिया और उसकी छाती पर सवार होकर गन उसकी उंगली से निकाल ली। उसने ताबड़तोड़ उसके पेट में घूंसे जड़ने शुरू किए। गोली की आवाज ने बारमैन की तवज्जो उस तरफ खींच दी थी। उसने उधर का नजारा देखा तो उसने अपनी गन का रुख दरवाजे की तरफ से फेर कर उधर कर दिया और आरवाड़े को उसके निशाने पर लेने की कोशिश करने लगा। ऐन उसी वक्त भड़ाक से दरवाजा खुला और छलांग मारकर जीत सिंह भीतर पहुंचा। उसने बारमैन को आरवाड़े पर निशाना साधते पाया तो उसने हाथ में थमी लोहे की छड़ फेंक कर मारी। बारमैन घोड़ा खींचने ही वाला था जबकि छड़ वेग से उसके थोबड़े से आकर टकराई। गन से निकली गोली आरवाड़े की खोपड़ी को हवा देती गुजरी। पीछे पर्दे के पीछे कहीं चटाक से खिड़की का शीशा टूटने की आवाज हुई। बारमैन छड़ के प्रहार से पीछे को उल्टा। उसकी गन उसके हाथ से निकलकर हवा में उछली। वो बार के पीछे ढेर हुआ और जीत सिंह ने जुस्त लगाकर गन लपक ली। आरवाड़े निश्चेष्ट हो चुके हैट वाले की छाती पर से उठा और घूमकर भीड़ में से रास्ता बनाता दरवाजे की ओर बढ़ा। जीत सिंह ने लोहे की छड़ फिर अपने कब्जे में कर ली और उससे बार फोड़ना शुरू कर दिया। उस दौरान उसकी निगाह आरवाड़े से मिली तो उसने उसे बाहर की तरफ बढ़ते रहने का इशारा किया। 3 मिनट में बार पर कुछ भी साबुत न बचा। वो बार फांद कर हॉल में पहुंचा। 1 मिनट कैशियर से माल कब्जाने में लगा। फिर वो झपट कर आरवाड़े से पहले दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलकर बाहर निकल गया। बेवड़ा बाउंसर ऊपर को लपका आ रहा था। इस बार उसके हाथ में भी गन थी। जीत सिंह पर निगाह पड़ते ही उसने फायर किया। जीत सिंह ने तब भी अपने पीछे खुले दरवाजे में डाई मारी। फाड़ देगा? बाउंसर पगलाया से गुर्रा रहा था। खा जाएगा। 2 गोलियां अंधाधुंध खुले दरवाजे में उसने और झोंकी। दोनों चौकट के उपरले भाग की लकड़ी उधेड़ती उसमें धस गई। जीत सिंह दरवाजे के पीछे छुपा और गोलियां चलने और उसकी गन खाली होने का इंतजार करने लगा। लेकिन वो इतना नादान नहीं था और ना ही इतने नशे में था कि तत्काल गोली चलानी बंद कर दी। बाहर निकल साले, वो चिल्लाया। अभी मगज में बुलेट गाड़ता है। तब तक आरवाड़े भी दरवाजे पर जीत सिंह के करीब पहुंच चुका था। वो अपने हाथ में थमी गन हॉल में मौजूद लोगों की तरफ लहरा रहा था ताकि किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत ना होती। दोनों जानते थे उनका ज्यादा देर वहां टिका रहना खतरे से खाली नहीं था। किसी भी क्षण पुलिस वहां पहुंच सकती थी। महाडिक के अपने आदमी वहां पहुंच सकते थे। जीत सिंह ने गन को बाएं हाथ में स्थानांतरित किया और दाएं हाथ से दरवाजे के करीब पड़ा स्टूल उठा लिया। फिर उसने दरवाजे की ओट से हाथ बाहर निकालकर सीढ़ियों में 2 फायर झोंके। बाउंसर बौखलाकर सिर नीचा किए कई सीढ़ियां वापस उतर गया। जीत सिंह ने उसके पीछे स्टूल फेंक कर मारा। स्टूल तंग सीढ़ियों में एकाध जगह दीवार से टकराता जाकर जोर से बाउंसर की छाती से टकराया और वो भरभराता हुआ बाकी की सीढ़ियों पर से उलटता लुढ़कता वापस नीचे जाकर गिरा जहां दूसरा बाउंसर तब भी बेहोश पड़ा था। गोली चली और जीत सिंह ने आगे छलांग लगाई और बगुले की तरफ सीढ़ियों पर नीचे को दौड़ा। बाउंसर ने स्टूल को परे फेंका और उठकर खड़ा हुआ। इस बार उसने बाकी की 3 गोलियां एक साथ जीत सिंह पर झोंक दी। एक गोली जीत सिंह के दाएं कूल्हे को छीलती निकल गई। बाकी 2 पता नहीं कहां जाकर टकराई। जीत सिंह के आगे अभी कम से कम 10 सीढ़ियां बाकी थी, लेकिन उसने यूं बाउंसर पर छलांग लगाई जैसे स्विमिंग पूल में गोता मार रहा हो। जीत सिंह वेग से बाउंसर से टकराया। दोनों एक दूसरे को लिए फर्श पर गिरे। आरवाड़े एन उसके पीछे था। फुर्ती से उसने जीत सिंह को बाहां पकड़कर उठाया और दूसरे हाथ से बाहरी दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे धक्का दिया। अगले ही क्षण दोनों इमारत से बाहर फुटपाथ पर थे। तभी एक जीप मोड़ काटकर उस सड़क पर दाखिल हुई। दोनों विपरीत दिशा में लपके। दूर कहीं पुलिस का सायरन भी गूंज रहा था। जीप क्लब वाली इमारत के सामने आकर रुकी और उसमें से हाथों में गन लिए पटवर्धन के 3 आदमी बाहर निकले। एकाएक एक जने की निगाह परे लपके जाते उन दोनों की तरफ उठी। कौन? चिल्लाया। थांबा। उनकी एम्बेसडर अब उनसे थोड़ी ही दूर थी। घायलों ने हाथ बढ़ाकर उसका पिछला दरवाजा खोल दिया। आरवाड़े जंप मारकर उसमें दाखिल हुआ। रुक जाओ वरना गोली। जीत सिंह ने घूमकर पीछे एक फायर किया। तत्काल तीनों जने जीप की ओट में हो लिए। उतने में जीत सिंह भी एम्बेसडर में सवार हो गया। पहले से गियर में एम्बेसडर तोप से छूटे गोले की तरह सड़क पर दौड़ पड़ी। पीछे से गोलियों की बाढ़ उभरी। कई गोलियां बॉडी से टकराई। एक से पीछे का शीशा चटका। घायलों तूफानी रफ्तार से एम्बेसडर दौड़ा रहा था। आगे उसने इतनी रफ्तार से गाड़ी को तुलसी पाइप रोड पर मोड़ा कि उसके एक तरफ के दोनों पहिए उड़ गए और वो उलटने से बाल बाल बची। आगे एक होटल था जिसके कंपाउंड में उसने गाड़ी दाखिल करा दी और उसे उसकी पार्किंग में ले जाकर रोका। उनका आखिरी पड़ाव डिसिल्वा रोड था, इसलिए वहां की पार्किंग में वो अपनी टैक्सी छोड़कर गया था।
तीनों ने एम्बेसडर को वहां तिलांजलि दी और टैक्सी में सवार हो गए। अब टैक्सी होटल से 2 पैसेंजर पिक करके जुहू तारा रोड जा रही थी, जो कि एक स्वाभाविक दृश्य थी। सोमवार 27 अप्रैल। मोबाइल की निरंतर बजती घंटी ने जीत सिंह को सोते से उठाया। उसने घड़ी पर निगाह मारी तो पाया 1:30 बज चुका था, यानी कि वो 8 घंटे निरंतर सोया पड़ा रहा था। उसके बाएं कंधे पर छड़ से और दाएं कूल्हे पर गोली से गहरा जख्म लगा था, लेकिन सोने से पहले उसने खुद ही दोनों जगह की औनी पौनी ड्रेसिंग कर ली थी। उसने कॉल रिसीव की। लाइन पर प्राइवेट डिटेक्टिव शेखर नवलानी था। किधर है साहब? उसने पूछा। पूना में ही। नहीं, लौट आया हूँ। पक्की करके? हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया। बढ़िया। कल रात क्या हुआ? क्या बोला साहब? अरे क्या पंगा किया, क्या हंगामा खड़ा किया? मालूम पड़ गया साहब? हाँ, तभी तो। कैसे? छापे में तो छपा नहीं होगा, क्योंकि मैं सुना कि आधी रात के बाद की खबर सुबह के छापे में नहीं छपती, अगली सुबह के छापे में छपती है, जो कि अभी कल आएगी। वो तो तुमने ठीक सुना है, लेकिन अखबारों में वैसा कुछ भी नहीं छपने वाला। ऐसा? हाँ। जिन ठियों को तुमने फोड़ा वो गैर कानूनी जो थे, उनकी मीडिया में पब्लिसिटी होना तो उनकी पोल खोलना होगा, फिर वो दोबारा कैसे चलेंगे? ऐसे ठियों की पोल खुलना तो डीसीपी पटवर्धन को हरगिज गवारा ना होगा। ऐसे ठियों की पोल खुलना तो डीसीपी पटवर्धन का नाकारापन माना जाएगा, जिसकी स्पेशल टास्क फोर्स का काम है ऐसे ठियों को नेस्तानाबूद करना। उनकी भरपूर कोशिश होगी कि कल के हादसों का जरा भी प्रचार न हो। फिर आपको कैसे मालूम पड़ा? पटवर्धन से पता चला। आज सुबह उसने मेरे को फोन किया, भड़कते हुए, आग उगलते हुए फोन किया। मेरे को बाकायदा धमकी जारी की कि जीत सिंह को पकड़वाए या उसका पता बोले। जीत सिंह बोला बाप? हाँ। अब उसे मालूम पड़ गया है कि बद्रीनाथ और कोई नहीं, सुपर सेल्फ सर्विस स्टोर का आरोपी और कोर्ट से संदेह लाभ पाकर छूटा मुजरिम जीत सिंह है। ओ पण आप मेरा पता कैसे बोलोगे साहब? आपको तो मेरा पता मालूम है ही नहीं। किधर हो तुम? काहे जानना मांगता है साहब? जानोगे तो पुलिस के बड़े अफसर के सामने झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। खैर, क्या किया रात को? उनके सब ठिये फोड़ दिए? सब नहीं, अभी वो क्या मांगता है? मेरे से मिलना मांगता है। कब? वो तो फौरन बोलता था, लेकिन मैं शाम 7 बजे का बोला, क्योंकि पहले मेरे को तुम्हारे से बात करने का था, जो कि पता नहीं दिन भर में कब हो पाती। कहाँ मिलने का साहब? दादर के एक रेस्टोरेंट में, जो कि उसका फेवरेट है, मिडोज नाम है, उसी ने वो जगह मुकर्रर की है। साहब, पहले मेरे को आपसे मिलने का। मैं 6:30 बजे महारानी में मिलता है, वहां से आपको आगे अपनी मीटिंग में जाने में आसानी होगी। ठीक है, पर खबरदार रहने का साहब, कहीं आपके पीछे अपने भीड़ू लगाकर ही वो मेरे तक ना पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा, मैं किसी को अपने पीछे नहीं लगने दूंगा। पीछा नहीं छूटेगा तो मैं महारानी में कदम ही नहीं रखूंगा। बढ़िया। कल जो कुछ तुमने किया, क्यों किया? क्या मकसद था उसका? मकसद तो एक ही था। क्या बदला? वो लोग मेरे बाप जैसे फ्रेंड का कचरा किया, मैं उसका जवाब दिया, ऐन करारा जवाब दिया। ठीक है, शाम को मिलते हैं। संबंध विच्छेद हो गया। जीत सिंह ने कोबरा में आदिनाथ धनेकर को फोन लगाया। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, धनेकर बोला। ऐसा? हाँ, पटवर्धन महाडिक कॉम्बिनेशन की कुछ और जानकारी मालूम हुई है। कैसे हासिल करोगे? मिलोगे या मैं कहीं भेजूं? भेजने का साहब, पर मेरे को नहीं। तो मेरे को नहीं तो किसको? नवलानी साहब वापस आ गया है, उसको पिछली रिपोर्ट की कॉपी के साथ। मैं उनसे ले लेंगा। ठीक है, फिर फोन लगाएंगा। वेलकम। जीत सिंह ने फोन बंद किया और फिर सो गया। 3 बजे के करीब डिम्पल मदहोशी और बेहोशी की उस मिली जुली हालत से उभरी, जिसमें पिछले रोज से डॉक्टर के जाने के बाद से उसकी डी पेन किलर की गोलियों की वजह से वो खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। अब उसे तकलीफ पहले की तरह नहीं सता रही थी। उंगली में दर्द बराबर था, लेकिन वो काबिले बर्दाश्त था। उस घड़ी उसे बड़ी शिद्दत से यह एहसास सता रहा था कि परसों से वो नहाई नहीं थी और कल से उसने कुछ खाया नहीं था। नहाने के ख्याल से उसकी तवज्जो अटैच्ड बात की तरफ गई। वो उठकर बाथरूम में पहुंची। वहां की हालत बता रही थी कि वो एक मुद्दत से इस्तेमाल में नहीं लाया गया था, लेकिन वहां पानी हर जगह, कमोड में, वॉश बेसिन में, शावर में बदस्तूर चालू था और साबुन भी मौजूद था। वहां गीजर भी लगा हुआ था, लेकिन पानी गर्म होने का इंतजार करना पड़ता, इसलिए उसने उसका ख्याल छोड़ दिया। एक क्लोजेट में 2 साफ सुथरे तौलिए और नए टूथब्रश और पेस्ट की मौजूदगी उसे बहुत राहत दी। उसने दांत साफ किए, एक तौलिया निकालकर काबू में किया और फिर कपड़े उतारकर शावर के नीचे जा खड़ी हुई। 15 मिनट उसने शावर के नीचे गुजारे। फिर उसने अपने जिस्म को तौलिए से रगड़ रगड़ कर पोंछा। कपड़े पहनने लगी तो उसने पाया कि उनको झाड़ फटकार की जरूरत थी। उसने तौलिया मजबूती से अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और कपड़े उठाए। बाथरूम से बाहर निकली। बेडरूम में कदम पड़ते ही वो थमक कर खड़ी हो गई। बेड पर पांव नीचे लटकाए नब्बन पठान बैठा हुआ था और लगता था कि उसी का इंतजार कर रहा था। उस पर निगाह पड़ते ही वो बड़े अश्लील भाव से दांत निकालकर हंसा। आजा आजा। वो बोला, नहाना काहे को? मेरे को तो तू ऐसी ही पसंद। क्या? तौलिया फेंक। क्या बकता है? इधर आके लेट, मेरे को राइड मारने का। कमीने कुत्ते। डिंपल भड़की। तेरी ये मजाल है ना? दफा हो जाए यहाँ से। जरूर, अभी मंड, पहले राइड। अरे हलकट, बिजली टूटे तेरे पर। दफा हो जा, नहीं तो क्या शोर मचाती हूँ। बढ़िया, तू शोर मचा, मैं तेरी जुड़ी हुई उंगली तोड़ता है। डिंपल को सांप सूंघ गया।
अभी क्या हुआ? मचाना शोर। मचाती काहे नहीं? डिम्पल ने जोर से थूक निकली। उसकी व्याकुल निगाह सारे बेडरूम में फिरी। बाथरूम बाथरूम वो घूमी और बगुले की तरह वापस बाथरूम में दाखिल हो गई। उसने भड़ाक से दरवाजा बंद किया और हैंडल का लॉक बटन दबा दिया और मजबूती से चिटकनी चढ़ा दी। पठान उछल कर खड़ा हुआ और लपक कर दरवाजे पर पहुंचे। खोल साली, वो चिल्लाया, नहीं तो तोड़ देगा। डिम्पल कांपती सी दरवाजे से सटी खड़ी कपड़े पहनने लगी। अभी खोलती है कि मैं। तभी बेडरूम का दरवाजा खोला और गणेश महाडिक ने भीतर कदम रखा। ये क्या हो रहा है? वो कड़क कर बोला। दरवाजे पर प्रहार के लिए उठे हाथ के साथ पठान वापस घूमा। सामने महाडिक को पाकर वो हड़बड़ाया। हाथ नीचे कर, महाडिक बोला, दरवाजे से परे हट। बड़े जब्त के साथ पठान ने आदेश का पालन किया। साला अक्खा इडियट नहीं समझता कि मेरे को छोकरी को डैमेज करना नहीं मांगता। ये टेप मेरे को वो सिर्फ 1 पीस में मांगता है। नक्की कर इधर से। भारी कदमों से चलता वो बाहर को बढ़ा। बाप वो महाडिक के करीब पहुंचा तो बोला, एक बाई की खातिर मेरा इंसुलेट कभी कोई नहीं किया। फिर वही बात। महाडिक डपट कर बोला, साला मगज से काम नहीं लेता, टेम नहीं पहचानता, टेम की जरूरत नहीं पहचानता। क्या बोला? जो टेम की जरूरत है वो पूरी होने दे, फिर देखना तेरे हवाले एक की जगह 2 होंगी और दोनों के साथ जैसी मर्जी पेश आने की तेरे को पूरी इजाजत होगी। ऐसा? हाँ, प्रॉमिस करके बोलता है बाप। ये भिड़ू, उसने सब इंस्पेक्टर अरविंद पावले की ओर इशारा किया, तेरे को परेल तेरे फ्लैट पर लेके जाएगा। उधर जो तेरे को मांगता है वो करने का, खाने का, पीने का, ड्रेस चेंज करने का, रेस्ट करने का, जो भी मांगता है करने का। खाली सर्जन को अभी नक्की करने का, 9:30 बजे रेडी होकर उधर वेट करने का। किस वास्ते? बद्रीनाथ के पास ले जाए जाने के वास्ते। किधर? मालूम पड़ेगा। अपने फ्रेंड के पास जाना मांगती है ना, वो मेरा फ्रेंड है या नहीं है? उसके पास तेरे को जाने का। मैं बोलता जाने का तो जाने का। क्या? वो खामोश रही। महाडिक उठ खड़ा हुआ। पीछे ख्याल रखने का। वो पावले से बोला, अभी पठान मेरे साथ जा रहा है। पावले ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक 6:30 बजे जीत सिंह ने महारानी में कदम रखा। कोने की एक तनहा टेबल पर नवलानी पहले से मौजूद था। जीत सिंह ने करीब पहुंचकर उसका अभिवादन किया। नवलानी ने सिर से पांव तक उस पर निगाह दौड़ाई। बैठो, वो बोला। जीत सिंह उसके सामने बैठ गया। क्या बात है? नवलानी बोला। बोले तो खंडहर लग रहे हो। अच्छा, वो साहब, ठोको तो ठुकना भी तो पड़ता है। ठुके? ढेर जान जा सकती थी। अकेले एक जोड़ीदार था, वो भी ठुका नहीं। वो मेरे से डबल था, कड़क था। अभी डीसीपी साहब का बोले तो पटवर्धन तड़प रहा है, तुम्हारे खून का प्यासा बना हुआ है। तुमने उसकी जेब से ज्यादा उसके अहम को नुकसान पहुंचाया है। उसे यह बात हजम नहीं हो रही कि खाली एक और भीड़ू की मदद से तुमने इतना कुछ कर डाला। वादा नहीं, मेरी वजह से उसके हाजमे को लोचा तो मेरे को खुशी। ऊपर से जो हुआ वो सीक्रेट भी ना रहा। क्या बोला साहब? इवनिंग न्यूज में सब छप भी गया है, कल रेगुलर अखबारों में भी छपेगा। छापे तक खबर कैसे पहुंची? जो हादसा सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुआ हो वो लीक हो ही जाता है। ठियो वाले अपने स्टाफ का मुंह बंद रख सकते हैं, मेहमानों का मुंह कैसे बंद रखेंगे? ठियो की क्या पोजीशन है? बंद है। तीनों जगह से यही जवाब मिल रहा है कि वहां ऐसा कोई ठिया नहीं चलता था, वहां ऐसा कोई गलाटा ही नहीं हुआ था। लेकिन किसी को ठियो वाली जगह पर जाने नहीं दिया जा रहा। हर ठिये पर ताले पड़े हैं। ठिये पर या ठिये वाली इमारत पर भी? इमारत पर कैसे? वहां और भी तो ऑफिस है, और भी तो कारोबार चलते हैं। साहब, इमारत का कोई मालिक भी तो होगा, बराबर होगा। उसे जवाबदेही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसने ऐसे गैर कानूनी ठिये को चलाने के लिए किसी को जगह क्यों दी। बहुत पते की बात कही। हैरानी है कि तुम्हें सूझी। छापे वाले इस लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोबरा वाले तो कर भी चुके हैं। मेरे पास आदिनाथ धनेकर की ताजा तरीन और पुरानी रिपोर्ट की कॉपी पहुंच चुकी है। मैंने ही बोला था, इसीलिए। आपने देखा रिपोर्ट में पटवर्धन और महाडिक की जुगलबंदी की बाबत कितना कुछ है? देखा, हैरान होते देखा। पटवर्धन करप्ट था, यह तो मेरे को मालूम था, लेकिन करप्शन के सदके 2 नंबर के धंधों का इतना व्यापक जाल उसने फैलाया हुआ था, यह मेरे को नहीं मालूम था। महाडिक उसका मुखौटा है, रिपोर्ट से जाहिर है। और महाडिक वो शख्स है जो मेरे गोवानी दोस्त की दुर्गत की वजह बना था। वो इत्तेफाक ही तो इतने बड़े एक्सपोज की वजह बना।
इत्तेफाक और क्या, मुंबई की तमाम मिडनाइट क्लब्स का संचालक महाडिक नहीं है। यह इत्तेफाक ही था कि तुम्हारे गोवानी दोस्त को उसके क्लब में ले जाया गया। किसी और ठिये पर ले जाया गया होता तो क्यों कर पटवर्धन पर उंगली उठती। बरोबर बोला साहब, कैसा बढ़िया सेटअप है। डमी कंपनियों को कारोबार का मालिक बताया जाता है, वो पटवर्धन को चेक जारी करती है जो उसके निजी खातों में जमा होते हैं। महाडिक उसके लिए दर्जन भर ठिये चलाता है जिनको किसी एक्शन का, किसी रेड का कतई कोई खतरा नहीं, क्योंकि जिस शख्स ने रेड ऑर्गेनाइज करनी है असल में वो ही तो उन ठियों का सरगना है। साहब, कोबरा ने इन बातों के सबूत जुटाए हैं। यह सच साबित किया जा सकता है और पड़ताल करने पर यह भी साबित किया जा सकता है कि कोविल नाम की तमाम कंपनियों का असली मालिक पटवर्धन है। कुछ तो साबित हो भी चुका है। ऐसा तुम्हें कोबरा की नई रिपोर्ट की जो तुम्हारे कहने पर सीधे मेरे को भेज दी गई खबर नहीं है। साहब, उनकी रिपोर्ट इंग्लिश में, मेरे को ठीक से समझने में दिक्कत। मैं बताता हूं तुम्हें नई रिपोर्ट में क्या है। वो क्या है कि आजकल कमर्शियल इमारतों की फायर इंश्योरेंस जरूरी है। ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में पॉलिसी लेने वालों का और बेनिफिशियरी का, नुकसान की भरपाई हासिल करने वाले का, दोनों का नाम होता है। कोबरा वालों ने इस लाइन पर काम किया तो पाया कि कोविल कंपनियों की मिल्कियत ऐसी तमाम इमारतों की इंश्योरेंस पॉलिसीज में बतौर बेनिफिशियरी पटवर्धन और महाडिक का नाम दर्ज है। तफ्तीश होने पर पटवर्धन के लिए इस सिलसिले की, जो वो समझता है कि एक्सपोज नहीं हो सकता, जवाबदेही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। महाडिक का नाम उसके साथ तहरीरी तौर पर जुड़ा होना तो कई गड़े मुर्दे उखाड़ कर रख देगा। यही तो मांगता है। जाने अनजाने उन लोगों के सिर पर मारने के लिए तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा आ गया है। तरीके से इस्तेमाल करना तो नहीं आ गया ना साहब, उसमें तो आप ही हेल्प करेंगे ना। मेरे को किधर मालूम कि पुलिस के बड़े अफसर पर कैसे कार्रवाई होती है, होती भी है या नहीं। तुम्हारा ये काम मेरे जरिए नहीं हो सकता। क्या बोला साहब? भाई, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। पीडी का धंधा पुलिस की नजर इनायत के बिना नहीं चल सकता, उनकी मुखालफत से नहीं चल सकता। पटवर्धन मेरे खिलाफ हो गया तो मेरे को बर्बाद करके रख देगा। इतना ही करे तो गनीमत है, वो तो मेरी लाश तक का पता नहीं लगने देगा। तुम पुलिस से छुप सकते हो, चाहो तो अपना वजूद खत्म कर सकते हो। मैं फैमिली मैन हूँ, रजिस्टर्ड पीडी हूँ, मैं नहीं छुप सकता। आप तो साहब दिल तोड़ के रख दे लाए। ऐसी कोई बात नहीं है। एक रास्ता बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे रास्ते बंद है। एक रास्ता बंद होता है तो हमेशा कोई ना कोई दूसरा रास्ता खुला होता है, जो कई बार पहले रास्ते से कहीं बेहतर होता है। बोले तो मीडिया है वो रास्ता, वो पावरफुल जरिया जो रावण को मार सकता है। जीत सिंह खामोश रहा। एक्सप्रेस का झालानी मेरा दोस्त है, तुम्हारा तरफदार है, तुम्हारी खातिर मैं उससे बात कर लेता हूँ। अच्छा देखो, पुलिस के तंत्रजाल में डीसीपी एक बहुत बड़ी हस्ती है। पुलिस के महकमे में ये गलत, नाजायज दस्तूर आदि काल से स्थापित है कि वे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। मामूली कांस्टेबल की तरफ उंगली उठे तो महकमे की छवि खराब होने का रोना रोने लगते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने में, उसके खिलाफ केस को वाटर डाउन करने में जुट जाते हैं। पुलिस की लंका में सब 52 गज के हैं, इसलिए सबकी कोई ना कोई पोल है, इसलिए सब संगठित है, सब एक दूसरे की पीठ खुजलाने को तत्पर रहते हैं। पुलिस वालों के खिलाफ केस नहीं बनते हैं, रोज बनते हैं, रोज ट्रांसफर होते हैं, सस्पेंड होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? बरी हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, पहले से बड़े ओहदे पर वापस लौट आते हैं। पुलिस के किसी बड़े अफसर को सजा होना समझ लो कुंभ का मेला है, जो 12 साल में एक बार लगे तो लगे, वरना लगने का कोई मतलब ही नहीं। मिसाल के तौर पर डीसीपी प्रधान को याद कर लो, जो कि के मिस्त्री के कत्ल के कवर अप में पूरी तरह से शरीक था, लेकिन कत्ल का भांडा फोड़ होने के बाद भी क्या हुआ? औरों को लंबी सजाएं मिली, उसका खाली ट्रांसफर हुआ। इंस्पेक्टर गोविलकर के 3rd डिग्री ट्रीटमेंट के तुम खुद शिकार थे। तुम्हें लॉकअप में बंद करके मार मार के भूस भर दिया गया। उसका जुल्म मानवाधिकार आयोग की जानकारी में आया, नई दिल्ली तक उसकी गूंज पहुंची, वहां से खुद कमिश्नर के नाम फर्रा आया। गोविलकर का क्या हुआ? उसकी नौकरी गई, वो सस्पेंड हुआ, तारदेव थाने से ट्रांसफर तक ना हुई उसकी। खाली ये हिदायत मिली कि वो तुम्हारे पर और जुल्म ना करे। क्या ना करे? और जुल्म ना करे। हाँ, और जुल्म ना ढाए। और पर मेरा जोर है, यानी कि हिदायत देने वाला कबूल करता था कि वो पहले तुम्हारे पर जुल्म ढाता था, फिर भी कोई एक्शन नहीं, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर था, उच्च अधिकारियों तक रिश्वत पहुंचाने की सीढ़ी था, लिहाजा सब माफ सब हजम। फिर क्या फायदा हुआ? होगा ना, मीडिया के जरिए होगा। मीडिया में कोई बात तूल पकड़ती है तो उसका दबा पाना मुश्किल होता है। एक्सप्रेस बड़ा अखबार है, नेशनल डेली है, किसी मुद्दे को लेकर वो आवाज उठाता है तो उसको दबाना, नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। उठाएगा? झालानी से बात करेंगे, पहले भी तो उठाई थी। खुद चीफ एडिटर शिवा रामन ने पुलिस को मूछ के बाल से पकड़कर झिंझोड़ा था। जरा एक्सप्रेस की वो सुर्खी याद करो, पुलिस की मिलीभगत से एक बेगुनाह का कत्ल, रक्षक ही भक्षक बने। वाक्य का असल चश्मदीद गवाह ने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। कमिश्नर हिल गया था, तड़प गया था। नतीजतन खुद उसे तमाम जिम्मेदार पुलिसियों की और दूसरे लोगों की खबर लेनी पड़ी थी। नहीं,
हाँ बराबर बोला साहब। तभी तो कहते हैं कि खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ऐसा? हाँ, कोबरा की ये इंश्योरेंस वाली खोज बहुत बड़ी है। एक बार इसको हवा लगने दो, देखना ये कैसे पटवर्धन के गले की हड्डी बनती है। उसने महाडिक को अपने और अपने काले धंधे के बीच पर्दे के तौर पर खड़ा किया था। अब वही पर्दा उस तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाएगा। वही महाडिक जो पहले उसकी पूंजी था, अब जिम्मेदारी बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगा। पर सब तभी तो होगा जब झालानी साहब कुछ करेगा, कोई बड़ा कदम उठाएगा। वो जरूर कुछ करेगा, वो बहुत बड़ा कदम उठाएगा। उसे अभी तक इस बात का पश्चाताप है कि एक ही मिस्त्री के कत्ल की साजिश का एक्सपोज अपनी बाई लाइन के साथ छपवा चुकने के बावजूद पश्चाताप है कि वो बड़ा बटाटा की जान की धमकी में आ गया और अपनी दुम टांगों में दबाकर बैठ गया। लेकिन प्रायश्चित का ये एक और मौका वो नहीं गंवाने वाला। बढ़िया साहब, अभी थोड़ा टाइम बाद आपकी पटवर्धन के साथ मीटिंग है। कोबरा की रिपोर्ट में जो धमाकेदार बातें दर्ज है, आप उनकी बाबत उसको बोलोगे? तुम चाहते हो मैं बोलूं? साफ साफ नहीं तो इशारा तो करना। इतना इशारा तो करना कि अब महाडिक उसकी ताकत नहीं, कमजोर कड़ी है। जीत सिंह, उसको यह बात जताना, महाडिक की मौत का फरमान जारी करना होगा। होगा तो होगा। कोबरा की ये रिपोर्ट और कुछ हो ना हो, महाडिक का तो डेथ वारंट है। मेरे को क्या बांधा है ना बांधा। पटवर्धन ने अगर महाडिक का काम कर दिया तो समझो वो सीढ़ी तो हट गई जो उस तक पहुंचने का जरिया है। जीत सिंह ने उस बात पर विचार किया साहब, फिर बोला वो पहले मेरे पीछे पड़ेगा। महाडिक टपक गया तो ये उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो आखिरी दम तक उस नुकसान से बचने की कोशिश करेगा, इसलिए पहले तुम्हारे पीछे पड़ेगा। हाँ, यह तो तुम्हारे लिए बुरी खबर है, वरना नहीं है भी तो मेरे को बुरी खबरों की आदत है साहब। आपको उसको ये जोर देके बोलने का है कि मेरे खत्म होने से ये जंग नहीं खत्म होने वाली। इस जंग को खत्म करने के वास्ते उसको कोबरा की सारी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा और वो तमाम गलतियां दुरुस्त करना होगा जिनकी वजह से उसकी कमजोरी, उसकी दुखती रग कोबरा की पकड़ में आई। ऐसा वो कर भी लेगा तो ये सब होते होते होगा, उतने में तो उसके खिलाफ कुछ का कुछ हो जाएगा। क्या कहना चाहते हो? आप उसको बोलो साहब कि अगर मेरे को, रोमेला जठार को, डिम्पल मोदी को कुछ हुआ तो सारी जानकारी सारे अखबारों के पास, पुलिस कमिश्नर के पास, सीबीआई के पास, एंटी करप्शन महकमे के पास, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच जाएंगी। उसको प्रेशर के साथ बोलो कि मैं बरोबर ऐसा इंतजाम करके रखा। तो तुम ये ब्लफ गेम खेलना चाहते हो? बोले तो हाँ, ना चला तो देखेंगा। उसको ये यकीन कैसे आएगा कि तुम्हारी हर बात मान जाने के बावजूद तुम रिपोर्ट उन लोगों को, उन महकमों को नहीं पहुंचा दोगे जिनके अभी तुमने नाम लिए? ये भी बात है। जीत सिंह बड़बड़ाया। तो ना तुम्हारा पीछा छूटेगा, ना रोमेला जठार का, और ना डिम्पल मोदी आजाद होगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तुम डिम्पल की आजादी हर हाल में चाहते हो। हाँ, वो खाम खा मुसीबत में पड़ गई है। मेरे साथ देखा जाना ही उसका गुनाह बन गया है। एक मामूली मदद उसने मेरी की और एक बड़ी जान पर आ बनी सांसद मोल ले ली। हमारे यहाँ इसको होम करते हाथ जलना कहते हैं साहब। उसको आजाद तो मेरे को हर हाल में मांगता है। क्या करोगे? आई मीन, मैं एकाएक ना लौट आया होता तो क्या करते? किया ना क्या? महाडिक से मीटिंग फिक्स की आज रात 10 बजे होटल ऑकलैंड के ग्रीन रूम बार में। महाडिक को डिम्पल मोदी के साथ पहुंचने का और मेरे को उसकी भाई रोमेला थापर के साथ पहुंचने का, उधर रोमेला जठार के साथ पहुंचने का, उधर अदला बदली का प्रोग्राम। डिम्पल मेरे हवाले, रोमेला महाडिक के हवाले। असल में डबल क्रॉस, दोनों की एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश। बराबर समझा साहब। यही छोड़ने का मेरे को उस पर कोई एतबार नहीं और उसको तुम्हारे पर। हाँ, ये तो एक बड़े खूनी खेल का सिनेरियो है। कौन जिंदा बचेगा देखेंगा साहब। जीत सिंह, मैं मानता हूं कि तुम में हौसला है, सिर धड़ की बाजी खेलने का जज्बा है। मुझे तुम्हारी तब की सूरत नहीं भूलती जबकि तुम गोद में टाइम बम लिए बैठे थे, ना ही तब की जब तुम कोलाबा में तुलसी चैम्बर की लिफ्ट में नोटों को खुद आग लगाकर बनाई अपनी चीता की आग में जल रहे थे। लेकिन आत्मघात का जिगरा होना दिलेरी नहीं कहलाता। कहने का मतलब है कि तुम्हारी दिलेरी, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जिगरा मुझे महाडिक जैसे घुटे हुए मवाली का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं दिखाई देता। तुम दोनों लड़कियों के साथ सलामत वहां से निकल पाओगे, ये एक सपना है जो तुम देख रहे हो। फिर भी ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि तुम 4 ही जने उस मीटिंग में मौजूद होंगे। ये नहीं हो सकता कि पटवर्धन को उस मीटिंग की खबर नहीं। ये नहीं हो सकता तो ये तो हो ही नहीं सकता कि खुफिया तौर पर अपने आदमी वो वहां ना तैनात करे। आप मेरे को डरा रहे हो साहब? नहीं। मेरा हौसला पस्त कर रहे हो? नहीं। तो इस बात को इधर ही खत्म करो साहब और कोबरा की रिपोर्ट की एक कॉपी पटवर्धन की गोद में डाल दो और उसे वो बोल दो जो मैंने बोलने को बोला। आगे जो होता है होने दो। यह तुम्हारा पक्का इरादा है? हाँ, ये मेरा पक्का इरादा है कि मैं उन दोनों औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, भले ही खुद मेरी जान चली जाए। साहब, नर्सिंग होम में जब मैं जला भुना पड़ा था तो आप क्या बोला मेरे को? आप बोला लाख जौहर हो आदमी में मगर आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी मैं कोई आदमियत वाला काम करेगा तो आदमी कहलाएगा ना, मरकर ही सही आदमी तो कहलाएगा ना। आप या कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि हड़काया कुत्ता था मर गया, मोरी का कीड़ा था फिलिट मार दिया। नवलानी ने गहरी सांस ली।
ठीक है, फिर बोला जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। अलबत्ता ये सस्पेंस मेरे को बराबर रहेगा कि ऐसा करके मैंने तुम्हारा नफा किया या नुकसान किया। थैंक यू बोलता है साहब। मीटिंग प्लेस पर होटल ऑकलैंड के गिर्द कोबरा के आदमियों की मौजूदगी के बारे में सोचा पर नहीं मांगता। क्यों? छुपी नहीं रहेगी। महाडिक को करार तोड़ने का बहाना मिल जाएगा। मेरे बारे में क्या कहते हो? मैं चुपचाप वहां पहुंच सकता हूँ? नहीं मांगता साहब, आप पहले ही मेरे वास्ते बहुत कुछ किया। अभी पटवर्धन को यह रिपोर्ट पहुंचा के बड़ा काम करेगा, इतना काफी। तुम हो कहाँ? जीत सिंह हिचकिचाया। जाने दो, नवलानी कलाई घड़ी पर निगाह डालता बोला। होटल बेलमाउंट जूहू तारा रोड, रूम नंबर 302। मेरा आगे मीटिंग का टाइम हो गया है, चलता हूं। सहमति में सिर हिलाता जीत सिंह उठ खड़ा हुआ। लेट हो गए? पटवर्धन भावहीन स्वर में बोला। हाँ सॉरी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। सॉरी अगेन। कॉफी? नहीं। कुछ और? नहीं। तो फिर सीधे मतलब की बात पे आओ। जरूर, सुनिए। मेरे को नहीं मालूम बद्रीनाथ जीत सिंह उर्फ जीत सिंह का है। दो दो नाम रखना इलीगल है। खाम ख्याली है आपकी, शरारती इरादों की चुगली है। आप तो मतलब की बात करना चाहते थे। पटवर्धन हड़बड़ाया तो उसने घूर कर नवलानी की तरफ देखा। नवलानी विचलित ना हुआ। आगे बढ़ो, पटवर्धन बोला। तो तुम्हें उस शख्स के पता ठिकाने की कोई खबर नहीं? हाँ, लेकिन उसके इरादों की बराबर खबर है। क्या है उसके इरादे? वो इससे उजागर होंगे। नवलानी ने कोबरा की कॉपी उसके सामने रख दी। ये उस जानकारी की कॉपी है जो उसने आपके और गणेश महाडिक नाम के किसी शख्स के बारे में कलेक्ट की है। आप तो इस नाम के किसी शख्स से वाकिफ होंगे नहीं। आगे बढ़ो। मैंने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये आपके और इस गणेश महाडिक के गहरे संबंध को स्थापित करती है और ये आपके लिए एम्बेरसमेंट की बात साबित हो सकती है। पटवर्धन ने तब भी सामने पड़े कागजात की तरफ हाथ न बढ़ाया। कल शहर की सावधानी से एक एक शब्द तोलता नवलानी आगे बोला। 3 ऐसी जगहों पर गलाटा हुआ जो कि मिड नाइट क्लब्स कहलाती है, जो शराब, ड्रग्स और जुए के गैर कानूनी अड्डे हैं और जो आपकी मिल्कियत बताए जाते हैं। कल के वाकयात की वजह से उन ठियों की पड़ताल होना लाजमी है, जो कि एक्साइज का महकमा करेगा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा, महानगर पालिका करेगी, फायर डिपार्टमेंट करेगा और पुलिस तो करेगी ही करेगी। सबकी कोशिश उन इमारतों के मालिकान को ट्रेस करने की होगी जिनके परिसर में वो गैर कानूनी ठिये चलते थे और जिनमें हुआ पिछली रात का गलाटा इलाके की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खतरा बना। उन सबकी पड़ताल का निशाना गणेश महाडिक होगा। जिसे न ट्रेस किया जा सका तो मेरा क्लाइंट हर महकमे को उसकी बाबत टिप देगा। अपने कथन का प्रभाव देखने के लिए नवलानी एक क्षण को टिटका, लेकिन उसे नाउम्मीद होना पड़ा। जो जानकारी इन कागजात में दर्ज है, नवलानी आगे बढ़ा, उसके गलत हाथों में पहुंच जाने से महाडिक आपके लिए मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। मेरा क्लाइंट चाहता है कि आप अपनी उस प्रॉब्लम का हल खुद निकालें और गारंटी करें कि उस हल की लपेट में डिंपल मोदी और रोमेला जठार नहीं आएंगी। अगर उन दोनों के साथ या मेरे क्लाइंट के साथ कोई अनहोनी हुई तो आपके सामने पड़े कागजात की एक एक कॉपी एक्साइज कमिश्नर के पास, पुलिस कमिश्नर के पास, म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास, डायरेक्टर सीबीआई के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहुंच जाएगी। तब पटवर्धन तनिक हिला। नवलानी, वो बोला, सर तुम दोस्त हो या दुश्मन? गुरुवार शाम को आपके दौलत खाने का फेरा लगने तक तो दोस्त ही था। वहां जो बात मैंने स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में कही, मेरे पीठ फेरते ही आपने अपने आगे अपने जमूरे सब इंस्पेक्टर अरविंद पावले को न सरका दिया होता। पावले ने आगे गुड बोले ब्रदर्स को और उन्होंने आगे किसी और को खबरदार ना कर दिया होता तो दोस्त ही रहता। आई सी। तो इसलिए उस स्ट्रीट डॉग जीत सिंह की तलाश में मेरी मदद करने की जगह तुम उसकी ब्लैकमेल की धमकी और झूठ का पुलंदा मुझे थमाने आए हो। मैं वो जानकारी आपके पास पहुंचाने आया हूं जो मेरा क्लाइंट आपके साथ शेयर करना चाहता है। उस बाबत आगे कुछ करना ना करना आपकी मर्जी पर मुनहसर है। वैसे समझदारी का कदम यही होगा कि आप मेरे क्लाइंट का पीछा छोड़ दें। तभी और सिर्फ तभी ये जानकारी सीक्रेट रह पाएगी। ये राय मुझे एक 2 टके का पीडी दे रहा है जो अपने धंधे में टिके रहने के लिए पुलिस के महकमे के रहमो करम का मोहताज है। मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। आपने सवाल पूछा है तो जवाब है। जी हाँ, ये राय आपके 2 टके का पीडी दे रहा है जो अपने धंधे में टिके रहने के लिए पुलिस के महकमे के रहमो करम का मोहताज है। तुम समझते हो तुम मुझे धमका सकते हो, डरा सकते हो? समझा सकता हूं कि यही राय माकूल है और अमल करने के लायक है। क्यों है? क्योंकि तुम उस मोरी के कीड़े के सगे हो और अपने दोस्त के दुश्मन हो। लेकिन घबराओ मत, जल्दी ही तुम्हें दरिया में रह के मगर से बैर करने का मजा चखने को मिलेगा। क्या करोगे? बर्बाद कर दूंगा, फोड़ दूंगा। खुद आबाद रहोगे तभी तो। तुम मेरे साथ जाति अदावत के तहत मेरे पीछे पड़ोगे तो अपना वक्त जाया करोगे और अपनी उम्मीद से कहीं पहले सर्वनाश का मुंह देखोगे।
तुम्हारे पास वक्त कम है, तुम्हारे बुरे वक्त की सुई तुम्हारे निश्चित अंजाम की तरफ सरक रही है। ऐसे में वक्त का सदुपयोग करो, उसे मेरी खाल खींचने पर जाया करने की जगह अपनी खाल बचाने पर सर्फ करो। शायद तुम्हारा कुछ बन जाए, शायद तुम्हारा कुछ बच जाए। नमस्ते। जीत सिंह रोमेला के साथ होटल ऑकलैंड और आगे ग्रीन रूम बार पहुंचा। दोनों उस वक्त काले सूट पहने थे और अपने बदले हेयर स्टाइल और बालों की भूरी रंगत की वजह से उस पोशाक में रोमेला बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही थी। एक स्टीवर्ड ने मुस्कुराकर सिर नवाकर उनका स्वागत किया। जीत सिंह की निगाह पैनी होती हुई हर तरफ फिरी। उसने नोट किया कि वहां 3 दिशाओं के करीब 3 प्रवेश द्वार थे, जिनके करीब दो व्यक्ति मौजूद थे, जिनके जूते ही चुगली कर रहे थे कि पुलिसिये थे। दूसरे बाई और 2 व्यक्तियों में से एक पावले था, जो बेवर्दी था, लेकिन उसके अधगंजे सिर की वजह से जीत सिंह ने उसे तुरंत पहचाना। बार के सारे स्टूल ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन हॉल में बिछी मेजों में से कुछ खाली थी। स्टीवर्ड ऐसी ही एक खाली मेज पर उन्हें छोड़कर गया। इतने लोगों के करीब जीत सिंह अकेला था और ड्रामे के अहम तरीन किरदार ने गणेश महाडिक ने अभी नमूदार होना था। एक वेटर उनके करीब पहुंचा। मेरे लिए विस्की, जीत सिंह बोला, और मैडम के लिए वर्जिन मेरी, रोमेला जल्दी से बोली। जीत सिंह उसकी उस कुर्बानी से प्रभावित हुआ। वो ना होटल से पी के आई थी और अब ना वहां पीने की तलबगार थी। मैडम के लिए वर्जिन मेरी उसने ऑर्डर में संशोधन किया, और मेरे लिए ऑरेंज जूस फिलहाल, पैक के बारे में बाद में बोलेंगे। यस सर। वेटर चला गया। कुछ देर बाद वो ऑर्डर के साथ लौटा और दोनों को सर्व करके चला गया। चीयर्स, रोमेला जबरन मुस्कुराती बोली। जीत सिंह ने भी चीयर्स बोला और उसके गिलास से गिलास टकराया। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, रोमेला बोली। आएगा। तभी शैतान को याद करो, और शैतान हाजिर की तरफ बार के मिडिल डोर से महाडिक भीतर दाखिल हुआ। उसने एक बार हॉल में निगाह दौड़ाई और फिर लंबे डग भरता उनकी टेबल पर पहुंचा। खूब सजा धजा सफरान लगने की भरपूर कोशिश करता वो उन दोनों के सामने एक चेयर पर बैठ गया। वेटर की जगह स्टीवर्ड लपकता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसने महाडिक का अभिवादन किया और बोला, योर ऑर्डर सर। भाई, वोदका तो मैं पीता नहीं। महाडिक बोला, मेरे लिए वही विस्की लाओ जो साहब पी रहे हैं, ऑरेंज जूस में। साहब तो प्लेन ऑरेंज जूस ले रहे हैं सर। स्टीवर्ड अदब से बोला। अरे ऐसा? लेकिन मैडम तो ब्लडी मेरी। वर्जिन सर, वर्जिन मेरी। कमाल है। महाडिक को वो बात इतनी नामुमकिन लगी कि उसने रोमेला का गिलास उठाकर नाक के पास ले जाकर सूंघा। इसमें तो सच में वोदका नहीं है, वो बोला। मुंह खोल। रोमेला ने मुंह न खोला तो उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर जबरन उसे खोला और करीब अपनी नाक लेकर गया। रोमेला ने उसका हाथ परे झटका। कमाल है, महाडिक बोला। मेरे लिए भी ऑरेंज जूस ही लाओ भाई। स्टीवर्ड चला गया। एक वेटर महाडिक को ऑरेंज जूस सर्व कर गया। महाडिक फिर रोमेला की तरफ आकर्षित हुआ। कैसी है? वो बोला। ठीक। बालों का क्या किया? मैंने तो पहचाना ही नहीं तुझे। फिर ये सोच के समझा कि तू ही थी, क्योंकि इसके साथ तेरे को ही आने का था। क्या? रोमेला खामोश रही। सुधर गई? सुधर कैसे गई? सोबत से। किसकी सोबत ने किस पर असर किया? तूने इसे सुधारा या इसने तुझे? वो फिर भी खामोश रही। बहरहाल मेरे को खुशी की बेवड़ी सुधर गई। अगर जीत सिंह शुष्क स्वर में बोला, दुआ सलाम फिनिश हो गया हो, तो मैं कुछ बोले? महाडिक ने यूं उसकी तरफ गर्दन फिराई जैसे उस पर एहसान कर रहा हो। रोमेला इधर है, डिंपल किधर है? क्या बोला? डिंपल किधर है? कान में कोई लोचा? वो अभी नहीं आई, मेरे को दिखाई दे रहा है। तो हमारे में क्या सेटल हुआ था? दिखाओ। क्या? स्टाम्प पेपर जिस पर सेटलमेंट दर्ज है। महाडिक, अगर जोक मारा तो गलती की, सीरियस है तो मेरे को अभी का अभी डिंपल इधर मांगता है, ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, फरियाद करता है। नक्की करने का है तो जाता है। वो उठ खड़ा हुआ। वो खड़ा होते हुए बोला, किसी ने मेरे को रोकने की कोशिश की तो जो भिड़ू सबसे पहले जान से जाएगा वो महाडिक तू होगा। उसकी देखा देखी रोमेला भी उठकर खड़ी हो गई। हुल देता है? महाडिक आंखें निकालता बोला। देता है ना। महाडिक एक क्षण खामोश रहा, फिर एकाएक ठटाकर हंसा। अरे बैठ। वो उसे बाहां पकड़कर जबरन वापस बिठाता बोला, तू भी बैठ। दोनों वापस बैठे। भाव नहीं खाने का भिड़ू। महाडिक बोला, भाव नहीं खाने का? तेरे को भी मस्करी नहीं करने का। जीत सिंह बड़े जब्त के साथ बोला। बरोबर बोला, नहीं मारने का, मिस्टेक हुआ, सॉरी बोलता है। अभी खुश? जीत सिंह खामोश रहा। महाडिक ने सिर उठाकर बाएं दरवाजे की तरफ कहीं इशारा किया। सब इंस्पेक्टर अरविंद पावले और उसका जोड़ीदार उनकी तरफ बढ़े। दोनों करीब पहुंचे। पावले की महाडिक से निगाह मिली तो महाडिक ने उसे आंखों ही आंखों में कुछ समझाया। पावले ने सहमति में सिर हिलाया और फिर जीत सिंह की तरफ घूमा। हेलो? वो मुस्कुराता हुआ बोला। हाँ। जीत सिंह भावहीन स्वर में बोला, क्या मांगता है? मेरे को पहचाना? हाँ। जरा बढ़िया करके मिलना मांगता है। क्या बोला? उठ के खड़ा हो। कहे? अरे बोला ना, बढ़िया करके मिलना मांगता है। गले लगेगा? यही बात है। ठीक है। जीत सिंह उठ खड़ा हुआ। पावले उसका जिस्म टटोलने लगा। जीत सिंह को उस बात की पूरी पूरी उम्मीद थी, अलबत्ता हैरानी थी कि वो नौबत इतनी देर बाद आई थी। इसी वजह से वो कोई हथियार साथ नहीं लाया था, सिवाय पीठ पीछे गर्दन के नीचे टेप हुए शीशम के डंडे के उसके अपेक्षानुसार, जिसकी खबर पावले को ना हुई थी। पिछली बार तलाशी लेता पावले धीरे से बोला, पैरामाउंट में मेरे को गन की बाबत कोई ना बोला, वरना वरना क्या? जीत सिंह बोला, तू इधर ना होता तो किधर होता, सोच। जीत सिंह खामोश रहा। पावले परे हट गया और महाडिक की तरफ घूमा। दोनों में फिर कोई खामोश मंत्रणा हुई, जिसके समापन पर पावले चुपचाप वापस अपनी जगह पर बाएं दरवाजे के करीब चला गया और उसका जोड़ीदार पुलिसिया उसके सामने दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ क्षण बाद वो नब्बन पठान और डिंपल के साथ वापस लौटा। हॉल में कदम रखने पर वो उनसे अलग हो गया और बाएं दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर पावले की ओर बढ़ा। जीत सिंह की स्थिर निगाह डिंपल पर थी।
डिम्पल के खूबसूरत चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, उसकी बाईं बांह स्लिंग में थी। उससे एक कदम पीछे चलता पठान खाम का पूरी बेशर्मी से दांत निकाल रहा था और यूं फैल रहा था जैसे अकेला ही सबसे निपट लेगा। दोनों मेजों के बीच से चलते उनकी मेज पर पहुंचे। डिम्पल उस हाल में भी इतनी हसीन लग रही थी कि हॉल में बैठे तकरीबन लोगों की निगाहें उसे निहार रही थी। उस माहौल में सदा अरवाड़े ने भीतर कदम रखा और बार पर जाकर उसी क्षण खाली हुए एक स्टूल पर बैठ गया। बैठ, महाडिक स्वर में मिठास घोलता डिम्पल से बोला, बस अब थोड़ी देर की जहमत है। डिम्पल टेबल की चौथी कुर्सी पर बैठ गई, उधर दरवाजे के पास जाके बैठ। महाडिक शुष्क स्वर में पठान से बोला, मांगता होगा तो बोलेगा। सहमति में सिर हिलाता वो वहां से रुखसत हो गया। तो ठीक है? जीत सिंह ने डिम्पल से पूछा। नहीं। डिम्पल कातर भाव से बोली, उंगली तोड़ दी। डॉक्टर ने थोप थाप के जोड़ी, बोल के गया, सर्जरी जरूरी, मेरे को नर्सिंग होम में जाने का। मेरे को अफसोस तेरे साथ पंगा हुआ, जो हुआ सो हुआ, अभी इधर से जाने का। बेचारी के साथ ऐसे पेश आना था? रोमेला गुस्से से बोली। अरे, महाडिक ने नकली हैरानी जताई। मैं तो समझा कि वोट का बंद तो बोलती बंद। बेचारी के साथ ऐसे पेश आना था? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उस बुढ़ियों ने किया, जो अभी इधर से गया। और उसने भी क्या किया, एक ही उंगली तो तोड़ी, वो भी सबसे छोटी, वो भी बाएं हाथ की। मैं कुछ किया होता तो कुछ और तोड़ता, तेरे को मालूम क्या? मेरे को जाने का, डिम्पल बुदबुदाती बोली। अभी? रोमेला ने आश्वासनपूर्ण ढंग से उसका हाथ दबाया। अभी नहीं, अभी। महाडिक सख्ती से बोला, अभी मेरे को इस भिड़ू से बात करने का। जब तक बात फिनिश नहीं हो जाता, किसी को किधर नहीं जाने का, सबको इधर ही ठहरने का। थोड़ी देर? जीत सिंह हाथ बढ़ाकर डिम्पल का तंदुरुस्त हाथ थपथपाता बोला, बस थोड़ी देर। ऐसा? महाडिक बोला। तुम्हारे को मेरे से बात करने का ना? मैं इधर है ना? बोले तो इन दोनों को जाने दो, मेरे को अपनी छोकरी से, रोमेला से भी तो बात करने का। ये इधर से नक्की किया तो बाद में मैं इसको किधर ढूंढेगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रोमेला विश्व भरे स्वर में बोली। तुम तो मेरे को किधर से भी ढूंढ सकता है, मेरी फैमिली को ढूंढ लिया, मेरे को ढूंढने में किधर प्रॉब्लम? मार्टिक ने कहा जाने वाली निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं जा रही हूँ और डिम्पल को साथ लेके जा रही हूँ। बरोबर बोली तू, साली बेवड़ी, किधर से भी ढूंढ लेगा तुझे। अभी जा, निकल ले और खुश हो ले। मेरे को मालूम तेरे को किधर होना बाद में मिलता है, और तेरा वो हाल करता है कि तू उस दिन को याद करके रोएगी, तड़पेगी, रहम की भीख मांगेगी, जब तूने मेरे से बाहर जाने की हिमाकत की और मेरे साथ पंगा किया। अभी जा, किधर भी पहुंच और उधर इंतजार कर मेरा। रोमेला ने जीत सिंह की तरफ देखा। जाओ दोनों, जीत सिंह बोला। दोनों उठ खड़ी हुई। रोमेला ने डिम्पल की बाह थामी और उसे बाहर को ले चली। वो दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़ रही थी जिस पर पठान खड़ा था। पठान पर निगाह पड़ते ही डिम्पल अपने आप में सिकुड़ गई। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि बेरहमी से उसकी उंगली तोड़ने वाला वो राक्षस बाज की तरह उस पर झपट पड़ेगा। जीत सिंह ने एक सावधान निगाह बार की तरफ डाली तो पाया आरवाड़े अभी वहीं था। वो बारमैन को ड्रिंक की पेमेंट दे रहा था, जबकि उसे लड़कियों से आगे उनसे पहले दरवाजे पर होना चाहिए था। दोनों तब आधे रास्ते में थी। रोमेला, जीत सिंह उठा और उच्च स्वर में बोला। दोनों ठिठकी घूमी। वापिस बैठ, महाडिक फुफकारा, वरना इधर ही छिमड़ा पड़ा होगा। रोमेला को हाथ से इशारा करता जीत सिंह बैठ गया। रोमेला टेबल पर वापस आई। सोचा तुम्हारे पास टैक्सी के वास्ते भाड़ा नहीं होगा। जीत सिंह ने जेब से 500-500 के 2 नोट निकाले। ये लो। रोमेला के चेहरे पर उलझन के भाव आए। हिचकिचाते हुए उसने नोट थामे। तब तक आरवाड़े बार पर से हट चुका था। अभी गुड नाइट बोलता है, गुड नाइट। रोमेला वापस लौट पड़ी। जीत सिंह खामोशी से उन्हें जाता देखता रहा। रोमेला ने डिम्पल के करीब जाकर फिर उसकी बांह थामी और उसके साथ आगे बढ़ चली। दरवाजा पार करके उन्होंने आगे की उन सीढ़ियों पर कदम डाला जिनके सिरे पर निकास द्वार था, तो पठान उनके पीछे हो लिया। उनके उस दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वो लपक कर उनके करीब पहुंचा और उसने पीछे से दोनों की एक एक बाह अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ ली। आगे सड़क पर महाडिक का ड्राइवर पांडुरंग उसकी होंडा अकॉर्ड के साथ खड़ा था। करीब ही पटवर्धन के 2 पुलिसिये खड़े थे। लड़कियों को जबरन अपने सामने धकेलता पठान कार के करीब पहुंचा तो पांडुरंग ने तत्परता से उसका पीछे का दरवाजा खोल दिया। पठान उन्हें जबरन भीतर धकेलने लगा। डिम्पल ने अपने अच्छे हाथ के नाखून उसकी बाह थामे उसके हाथ में धसा दिए। रोमेला कटकनी बिल्ली की तरफ बंधन मुक्त होने को तड़पने लगी। गलाटा नहीं, पठान हिंसक भाव से बोला, साला बाजू उखाड़ देगा। पुलिसिये उसकी मदद करने को पहुंच गए। अब 3 जने लड़कियों को घेरे थे, जबकि आरवाड़ा ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसने एक पुलिसिये को धाराशायी किया। पठान के थोपड़े पर कोहनी चलाई तो रोमेला बंधन मुक्त होने में सफल हो गई। उसने डिम्पल की बाह थामकर पूरी शक्ति से खींची ताकि पठान की पकड़ उस पर से छूट पाती, लेकिन कामयाब ना हो सकी। दूसरा पुलिसिया आरवाड़े तक पहुंच नहीं बना पा रहा था क्योंकि उसका धाराशायी जोड़ीदार और पठान का विशाल शरीर रास्ते में आ रहा था। आरवाड़े ने धाराशायी पुलिसिया को एक ठोकर जमाई और पठान की छाती पर प्रचंड घूसा रसीद किया, जिसने डिम्पल पर से उसकी पकड़ ढीली कर दी और डिम्पल बाह झटककर आजाद हो गई। धाराशायी पुलिसिया उछलकर खड़ा हुआ। अब उसके हाथ में एक डंडा दिखाई दे रहा था। एकाएक उस हाथापाई में पांडुरंग भी कूद पड़ा। उसने रोमेला को पीछे से पकड़ने की कोशिश की। रोमेला ने तड़प कर अपने हाथ पांव सब चलाए। साले हलकट, वो फुफकारी, तेरी ये मजाल, मेरे को हाथ लगाता है, खून पी जाऊंगी। पांडुरंग लड़खड़ाता सा पीछे हटा। पहला पुलिसिया अपने डंडे से आरवाड़े की खोपड़ी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी पठान तो कभी कोई और बीच में आ जाता था, इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा था। ना ही उनमें से कोई लड़कियों को रोक पा रहा था, जो कि अब होंडा अकार्ड की पल्ली तरफ पहुंचकर सड़क पर दौड़ने लगी थी। एकाएक टेलीफोन के महकमे की एक वैन वहां प्रकट हुई और ब्रेकों की भीषण चरमराहट के साथ डिम्पल और रोमेला के करीब रुकी।
वैन का स्लाइडिंग डोर खुला और उनमें से कदम ने आवाज लगाई, भीतर जल्दी गो। डिम्पल हक बकाई, दोस्त बद्रीनाथ की तरफ से, जल्दी करो। डिम्पल वैन में सवार हो गई। उसके पीछे रोमेला ऐसा करने लगी तो उसके पीछे पुलिसिया पहुंच गया, जो उसे पकड़कर वापस घसीटने लगा। कदम ने दरवाजे की सपोर्ट ले उसके मुंह पर ठोकर जमाई। रोमेला पर से उसकी पकड़ छूट गई। लड़खड़ाता खुद को संतुलित करने की कोशिश करता हुआ तो कदम पीछे हटा। कदम ने बाहां पकड़कर रोमेला को वैन के भीतर खींच लिया और भड़ाक से उसका दरवाजा बंद किया। तत्काल ड्राइवर ने वैन को एक्सीलेटर दिया और उसे न्यू लिंक रोड की तरफ दौड़ा दिया। उस घड़ी दो राक्षसों की तरह पठान और आरवाड़े एक दूसरे से भिड़े हुए थे। दूसरे पुलिसिया के हाथ में गन दिखाई देने लगी थी, जिसे वो वैन की तरफ तान रहा था। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, आरवाड़े ने पठान को जोर से हुला। नतीजतन एक दूसरे से उलझे वो गन वाले पुलिसिया से टकराए और तीनों सड़क पर ढेर हो गए। आरवाड़े उनके ऊपर था, इसलिए तत्काल सबसे पहले उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वो इस उम्मीद के साथ होटल के बाजू की तरफ भागा कि कोई ना कोई उसके पीछे जरूर लपकेगा और उस जगह से परे किसी एक से निपटना उसके लिए आसान होगा। पठान उसके पीछे लपका। आरवाड़े बाजू की गली में घुस गया। पठान अपनी इस हार से इस कदर पगलाया हुआ था कि हुक्म के मुताबिक वो लड़कियों को काबू नहीं कर पाया था। वो उसके हाथ से निकल गई थी। अब वो अपना गुस्सा उस भीड़ू पर, जो पता नहीं कहां से बीच में आ टपका था और अब सुनसान नीम अंधेरी गली में भागा जा रहा था, उतारना चाहता था। पठान के चेहरे पर संतोष के भाव आए। टहलता सा वो आरवाड़े के करीब पहुंचा। उसने झुककर उसके माथे से गन की नाल सटा दी। आरवाड़े ने निरीह भाव से पठान की तरफ देखा। उसने यूं जाहिर किया जैसे उसमें हिलने की भी शक्ति नहीं थी। अपनी कामयाबी पर खुश होता पठान दांत निकालकर हंसा। एकाएक आरवाड़े ने उसकी गन वाली कलाई दोनों हाथों से थाम ली और उसे पूरी शक्ति से नीचे को झटका दिया। पठान का संतुलन बिगड़ गया। वो भरभरा कर आरवाड़े पर गिरने लगा तो आरवाड़े पलटी मार गया। गन में से एक गोली निकली और गली की जमीन में धंस गई। पठान का शरीर आरवाड़े के पहलू में जमीन से टकराया। आरवाड़े ने उसकी कलाई मरोड़ी तो गन उसके हाथ से निकल गई और उछलकर दोनों के पायताने में गिरी। आरवाड़े ने पांव से गन को ठोकर मारी तो वह दूर दीवार के साथ लगे कूड़े के ढेर पर गिरी और अपने वजन से भीतर कहीं धंस गई। पठान ने किसी तरह से अपनी कलाई छुड़ाई और लड़खड़ाता सा उठकर पैरों पर खड़ा हुआ। आरवाड़े भी लड़खड़ाता सा उठा और सीधा होने की कोशिश करने लगा। जीत सिंह से हासिल हुई बुलेट प्रूफ वेस्ट ने उसकी जान बचा दी थी, लेकिन गोली ऐसे वेग से आकर टकराई थी कि उसे लगा था जैसे उसकी छाती पर मूसल चला हो। इसी वजह से वो तत्काल सीधा ना हो पा रहा था, तनकर खड़ा नहीं हो पा रहा था। पठान को जैसे अपने एडवांटेज का आभास मिल गया था। वो अभी भी दांत निकाल रहा था। एकाएक वो उस पर झपटा तो आरवाड़े को पता चला कि उसके हाथ में चाकू था। चाकू हवा में लहराया। बड़ी मुश्किल से आरवाड़े उसकी चपेट में आने से बचा। उसने अपनी टांग चलाई तो जूते की ठोकर पठान के चाकू वाले हाथ से टकराई। वही हाथ पहले भी बुरी तरह से मरोड़ा गया था, फिर भी उसने चाकू को हाथ से न निकलने दिया। उसने फिर वार किया। इस बार आरवाड़े ने वार से बचते ही उसकी कलाई थाम ली। पठान ने नीचे से घुटना चलाया। आरवाड़े ने फिर भी कलाई ना छोड़ी। उसने कलाई को झिंझोड़ा तो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए, फिर धाराशायी हुए। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद पठान अपनी चाकू वाली कलाई ना छुड़ा सका। कई बार उसने आरवाड़े को जमीन पर से ऊंचा उठाकर वापस जमीन पर पटका। जमीन हिल गई लेकिन उसकी कलाई ना छूटी। आरवाड़े ने सिर नीचा करके उसकी बैल जैसी ठोकर पठान की नाक पर जमाई। ठोकर इतनी ताकतवर थी कि नाक की हड्डी चटकने की आवाज आरवाड़े ने साफ सुनी। पठान का उसकी गर्दन से लिपटा दूसरा हाथ अपने आप ही वहां से निकल गया। तब जाकर आरवाड़े ने बड़ी आसानी से उसे ढेर कर दिया और उसकी चाकू वाली कलाई थामे थामे उसकी छाती पर चढ़ गया और ताबड़तोड़ उसकी पसलियों में घुसे जमाने लगा। पठान के कस बल निकल गए। चाकू पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो उसकी उंगलियों में से फिसल कर उसके पहलू में जा गिरा। तब आरवाड़े बड़ी आसानी से चाकू उठाकर अपने काबू में कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश न की। उंगली तोड़ता है, वो दांत बीचे फुफकारा। बेबस औरत की उंगली तोड़ता है, बदले में तेरा हाथ तोड़ना तो बनता है ना। उसने कई बार उसके दाएं हाथ को पूरी शक्ति से करीब पड़े एक पत्थर पर पटका। नतीजतन उसकी कलाई की दोनों हड्डियां चटक गई। उसके मुंह से एक जिबा होते जानवर जैसी चीख निकली और फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। हाफता हुआ आरवाड़े उसकी छाती पर से उठ खड़ा हुआ। पीछे ग्रीन रूम बार में महाडिक ने अपने लिए विस्की मंगाई। जीत सिंह से उस बाबत कोई सवाल करने का उसने कोई तकल्लुफ न किया। जीत सिंह के गिलास में तब भी पर्याप्त ऑरेंज जूस बाकी था। महाडिक ने एक ही सांस में अपना गिलास खाली किया और तत्काल दूसरे ड्रिंक का ऑर्डर किया। फिर बिना जीत सिंह को ऑफर किए उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। जीत सिंह खामोशी से वो सब नजारा करता रहा। आखिरकार महाडिक उससे संबोधित हुआ। बहुत पंगे लिए। वो धीमे किंतु जहर से बूझे स्वर में बोला, बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरी माशूक बरगर अली, मेरे 2 टॉप के बाउंसर जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिए, मेरे 3 ठिये बर्बाद कर दिए, कैश लूट लिया, बार बार हुल देकर मेरी मूछ का बाल नोचने की जरूरत की और पता नहीं क्या क्या किया। क्यों किया, क्यों किया तेरे को मालूम? जीत सिंह शांति से बोला। अभी बोल, तूने मेरे बाप जैसे दोस्त का कचरा किया।
उसे मौत की कगार पर ला खड़ा किया। माथा फिरे लाए, मैंने कुछ नहीं किया, करवाया जो हुआ तेरे इशारे पर, तेरी शह पर, तेरी मर्जी से हुआ। पण डिंपल पर जुल्म ढाया, बेगुनाह को अपना निशाना बनाया, ताकत बताने का को मेरे और रोमेला के पीछे पड़ा। तू खुद को खुदा समझता है तो तेरे मगज में कूड़ा, तू समझता है तू लोगों की तकदीर लिखता है तो तेरी अक्ल में लोचा। एक करप्ट पुलिस वाले की ताकत को अपनी ताकत समझता है तो तू अक्का इडियट। आज तक कोई मेरे से ऐसी जुबान ना बोला, अभी मैं बोला ना। तो ये तेरा जवाब है? हाँ। पर अभी तू भाव खाएगा, साबित करके दिखाएगा कि मैं गलत, तू सही। मेरी ताकत बताना गलत, लोगों को हुल देना गलत, डीसीपी के अंडर में चलना गलत। अभी समझा? खुद कुछ नहीं समझा? क्या क्या नहीं समझा मैं? अभी तेरा क्या होगा रे कालिया? सोचेगा अभी और कुछ पूछने का है ना? तो वो भी पूछ, नक्की कर। मेरा जो नुकसान किया उसकी भरपाई कैसे करेगा? जवाब ना सूझे तो मैं सुझाता है। क्या सुझाता है? अपनी जान से करेगा, क्योंकि तेरे पास और कुछ तो है नहीं। तेरे को क्या मालूम है? ना मालूम। साला 2 टके का क्रॉफोर्ड मार्केट में अलमारी जैसे ठिये पर बैठने वाला चाबी ताले का मिस्त्री, चिंच पोखली के गटर का कीड़ा, तारदेव के सेल्फ सर्विस स्टोर की डकैती का मुजरिम, उचक्का तिजोरी तोड़ जीत सिंह जीता। अभी मैं देखता है तू क्या जीतता है और कैसे जीतता है, देखना। साला हौसला बताता है मेरे को, जिगरा दिखाता है। साला चूहा शेर की मूछ का बाल खींचता है। माडिक तू समझता है कि तू मेरे को धमकाएगा और मेरा इधर ही हार्ट फेल हो जाएगा तो मैं बोलेगा कि भेजे में कुछ है ही नहीं। हार्ट फेल जैसी आसान मौत तेरे को कौन मरने देगा? मेरे को तेरे को तड़पा तड़पा कर मारने का। तो मारता क्यों नहीं, खत्म क्यों नहीं करता मेरे को? मच्छर मसल कर मेरे को अपने हाथ गंदे नहीं करने का। तो क्या करेगा? मेरे को पटवर्धन के हवाले करेगा, जिसका तू भड़वा है। देखना, अभी तक तो देख ही रहा हूं कब करेगा ये काम। जीत सिंह खड़ा हुआ। माडिक ने बार के तीनों दरवाजों की तरफ निगाहें दौड़ाई। पटवर्धन के आदमी उसे कहीं दिखाई न दिए। जीत सिंह अपनी कुर्सी से उठकर उसके सिर पर पहुंच गया। हॉल में कहीं कोई हलचल न हुई। कब करेगा यह काम? तब पहली बार माडिक विचलित हुआ। बैठ जा, वो खोखले स्वर में बोला। काहे? जीत सिंह बोला, सवाल तो खत्म हो गए, तू यहां से जा नहीं सकता। कौन रोकेगा मुझे? तू। माडिक ने उत्तर न दिया। उसने फिर हॉल में निगाह दौड़ाई। बीड़ू, तू मर चुका है, खाली ढेर होने में टाइम। क्या? माडिक हैरान था, परेशान था कि जीत सिंह उठकर खड़ा हो गया था, उसके सिर पर आन खड़ा हुआ था, फिर भी वो पटवर्धन के आदमियों का निशाना क्यों नहीं था? अब तक तो सबको जीत सिंह के सिर पर सवार होना चाहिए था। उसका हाथ धीरे से अपने कोट की दाई जेब की तरफ रेंगा। जीत सिंह ने बिजली किसी फुर्ती से उसका हाथ परे झटका और खुद उसकी जेब में हाथ डाला। हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर थी। खिलौना से खेलता है। वो बोला, यही तेरी ताकत, वापस कर। नहीं करेगा तो क्या करेगा? रोएगा, मम्मी को बुलाएगा, शिकायत करेगा, जीते ने खिलौना छीन लिया, बोलेगा। वो खामोश हो गया। हाल उसकी पटलियों से सटाया था। यह पब्लिक प्लेस। वो धीरे से बोला, इधर गलाटा नहीं किया। जीत सिंह खामोश रहा। उसने गर्दन घुमाई तो दूसरे पहलू में दूसरे भाई मधुर गोडबोले को मौजूद पाया। उसकी नाक पर चढ़ा सर्जिकल टेप बता रहा था कि नाक अभी तक जुड़ी नहीं थी। उसके हाथ में भी गन थी और उसकी नाल भी जीत सिंह के जिस्म से सटी थी। उसके बाजू में सादे कपड़ों में डीसीपी पटवर्धन खड़ा था। पटवर्धन से जरा हटके सब इंस्पेक्टर अरविंद पावले खड़ा था। पंगा नहीं करने का, किशोर गोडबोले ने चेतावनी दी, वरना इधर ही मरा पड़ा होगा, वरना वार्निंग एक ही बार, दोबारा नहीं। क्या? जीत सिंह ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। पटवर्धन एक कदम आगे बढ़कर उससे रूबरू हुआ। बहुत बखेड़ा किया भाई तुमने। वो बोला, लेकिन अब और नहीं, एक बाजू हटो और आगे सब मेरे आदमियों को हैंडल करने दो। पटवर्धन की उस टोन पर माडिक को सख्त हैरानी हुई। वो उठ के खड़ा हो गया। मुंह बाय वो जीत सिंह को 3 कदम पीछे हटता देखता रहा, फिर एकाएक बोला, ये क्या हो रहा है? धन ने उत्तर न दिया। उसने गोडबोले ब्रदर्स को कोई गुप्त इशारा किया। दोनों भाई माडिक के सामने जा खड़े हुए। किशोर ने उसकी बाई में हाथ थाम ली। मधुर उसके दूसरे पहलू में सरक गया और उसने हाथ में थमी गन की नाल का रुख उसकी पसलियों की तरफ कर दिया। पटवर्धन के कई आदमी उनके करीब पहुंचे और जैसे दोनों भाइयों के सहयोगियों का रोल अदा करने लगे। बार में मौजूद कई लोगों ने यूं माडिक को घेरा जाता देखा, लेकिन क्योंकि किसी को गन न दिखाई दी, इसलिए किसी की समझ में कुछ न आया। हक्का बक्का माडिक फिर पटवर्धन से संबोधित हुआ। बाप, ये क्या हो रहा है? वो बोला, अरे कुछ बोलो तो। ये तलाशी लो, पटवर्धन ने हुक्म दिया। क्या? किशोर गोडबोले ने दक्षता से उसके बदन को टटोला। क्लीन, फिर घोषणा की, इसकी भी। पटवर्धन ने जीत सिंह की तरफ इशारा किया। मैं लिया साहब। सब इंस्पेक्टर पावले जल्दी से बोला, यह खाली है। पटवर्धन ने उसकी बात की ओर ध्यान न दिया। किशोर गोडबोले जीत सिंह की ओर आकर्षित हुआ। जीत सिंह एकाएक लड़खड़ाया। अपना संतुलन बनाने के लिए उसने माडिक के कंधे का सहारा लिया। क्या है? पटवर्धन गुर्राया। कोई पीछे से धक्का दिया। जीत सिंह स्थिर स्वर में बोला, टिक के खड़ा होने का। किशोर गोडबोले बोला। जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। किशोर गोडबोले ने उसका भी बदन टटोला। क्लीन, फिर बोला, गुड। पटवर्धन बोला, बाप ये क्या हो रहा है? माडिक ने आर्तनाद किया। अरे कुछ बोलो तो सही है, क्या हो रहा है? तुमने, पटवर्धन सख्ती से बोला, और तुम्हारे आदमियों ने जो खेल बिगाड़ा है उसे सुधारा जा रहा है। वो डैमेज रिपेयर किया जा रहा है जो तुम्हारी नालायकी से हुआ। इस भीड़ू ने तुम्हारा तो बैंड बजा दिया, अब इसको सारे सेटअप को बर्बाद करने से मेरे को रोकने का है। कैसे? पटवर्धन ने जवाब देने की जगह किशोर गोडबोले की तरफ इशारा किया। हमारे साथ चलने का। किशोर गोडबोले बोला, पंगा नहीं करने का। अबे किसे कह रहा है?
तुम्हारे को बाप सीधा चलने का, नहीं तो इधर ही मरने का। ओ, वो पटवर्धन की तरफ घूमा। तो ये बात है, एक कमजोर कड़ी। पटवर्धन धीरे से बोला, सारी जंजीर को कमजोर करती है, एक कड़ी कमजोर तो सारी जंजीर कमजोर। बाप खता खाओगे। पटवर्धन खामोश रहा। हाथ हटा। माडिक कर्कश स्वर में किशोर गोडबोले से बोला। किशोर गोडबोले ने मुस्कुराते हुए उसकी बाह से हाथ खींच लिया और बोला, पण गलाटा नहीं, पंगा नहीं, सीधा चलने का। अपने भाई को भी बोल। क्या बोलूं? बाजू हटने को बोल, मेरे सिर पे चढ़ के नहीं खड़े होने का, गन नहीं दिखाने का। भाई के इशारे पर मधुर गोडबोले एक कदम पीछे हट गया। गन वाला हाथ उसने जेब में डाल लिया, लेकिन नाल का रुख जेब में से भी महाडिक की तरफ ही रहा। फिर जीत सिंह को नजरअंदाज करके सब लोग बाहर को चले। जीत सिंह को बेहद हैरानी हुई, लेकिन वो हैरानी ज्यादा देर न टिक सकी। दाएं और सामने के दरवाजों के करीब खड़े दो दो आदमी उसकी तरफ बढ़े। करीब आकर चारों जीत सिंह को कवर करके खड़े हो गए। सबका एक एक हाथ जेब में था, जो उनके हथियार बंद होने की चुगली करता था। तो ये वजह थी पटवर्धन के उसको नजरअंदाज करने की। वो उससे बाद में निपटता, तब तक वो उसके आदमियों के हवाले था। बाहर जाते ग्रुप में पटवर्धन सबसे आगे था। किशोर और मधुर गोडबोले महाडिक के आजू बाजू थे और उनके पीछे पटवर्धन के 4 आदमी थे, जिनकी अगुवाई सब इंस्पेक्टर पावले कर रहा था। दरवाजे पर पटवर्धन के 2 और आदमी खड़े थे, जो उनके करीब आने पर उनमें शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, और कुछ क्षणों में वो सब के सब वहां से बाहर होते। एक करप्ट पुलिसिया जो किसी शख्स को, किसी कायदे कानून को जवाबदेह नहीं था, उसकी प्राइवेट फौज और उसका पालतू मवाली। महाडिक एकाएक जीत सिंह ने आवाज लगाई। महाडिक ठिठका, उसके साथ सब ठिठके। महाडिक घूमा, उसने जीत सिंह की तरफ देखा। अभी चानस लगे तो किसे लुढ़काएगा, मेरे को या अपने बॉस को? तेरे को नहीं, महाडिक ने निसंकोच जवाब दिया। तो तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या तेरा खिलौना तेरी पॉकेट में है? फिर इससे पहले कि जीत सिंह की उस बात का मतलब किसी अन्य श्रोता की समझ में आता, वहां हाहाकार मच गया। महाडिक ने जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और शूटिंग शुरू कर दी। पहली गोली पटवर्धन की खोपड़ी में लगी और उसका भेजा उड़ गया। किशोर गोडबोले उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपटा तो रिवॉल्वर से निकली गोली उसके दिल में घुस गई। आतंकित मधुर गोडबोले ने अपनी गन चलाई। रिवॉल्वर की गोली उसके गले में आकर लगी। उसी क्षण उसकी चलाई गोली महाडिक की छाती से टकराई। एक गोली सब इंस्पेक्टर पावले के माथे में धंस गई। रिवॉल्वर की बाकी की गोलियां किधर चली, किसको लगी, जीत सिंह को तत्काल पता न चल पाया। महाडिक के 6 आदमियों में से 3 ने गोलियां चलाई, जो तमाम के तमाम पहले से ही मरते महाडिक के जिस्म से टकराई और उसमें झरोके ही झरोके दिखाई देने लगे। 10 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जीत सिंह की रखवाली करते चारों पुलिसियों ने गन निकाल ली और जीत सिंह को कवर कर लिया। खबरदार, एक बोला, है ना खबरदार? जीत सिंह मुस्कुराता हुआ बोला, गोली मार दूंगा। काहे? मैंने क्या किया? तभी शेखर नवलानी वहां पहुंचा। मूर्ख मत बनो, वो बोला, 2 मिनट में यहाँ असली पुलिस पहुंच जाएगी। अरे हम असली पुलिस है, एक बोला। तुम पटवर्धन की भड़वा पुलिस हो, जिसके दम पर इतराते हो वो तो सामने मरा पड़ा है, और बाकी जो लोग मरे पड़े हैं उनकी मौत के लिए तुम सब जिम्मेदार हो। तुम्हारा साहब तो जान से जाकर अपनी जिम्मेदारी से बच गया। तुम क्या करोगे? क्या जवाब दोगे अपनी यहाँ मौजूदगी का? चारों नर्वस दिखाई देने लगे। और क्या जवाब दोगे अपने पास मौजूद हथियारों का? लाइसेंस्ड है तो तुम मामूली पुलिसियों को कैसे इशू हुए? गैर कानूनी है तो पूछे जाने पर क्या बोलोगे? डीसीपी साहब ने दिए, कौन मानेगा? क्या 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 कर? ये भी कोई पूछने की बात है? जिसकी चमचागिरी की ड्यूटी कर रहे थे वो तो गया, अब तुम्हारा इधर क्या काम? निकल लो। उधर खड़े अपने जोड़ीदारों को भी समझाओ और साथ लेकर निकलो। चारों के हथियार उनकी जेबों में ही कहीं गायब हो गए और वो खून खराबे के मंजर की तरफ लपके। नवलानी ने चैन की सांस ली। तू भी चल भाई। वो जल्दी से जीत सिंह से बोला, पीछे से चल जिधर से मैं आया हूँ। समझ ले तू यहाँ कभी आया ही नहीं था। साहब, जीत सिंह शिकायत भरे लहजे में बोला, मैंने बोला था इधर नहीं आने का था। हाँ बोला था, लेकिन जरा सोचो, जो तुमने बोला था मैंने उस पर अमल किया होता तो तुम्हारा क्या अंजाम होता? वो तो ठीक है पण अभी भी पण वो लड़कियां सेफ है, कोबरा के आदमियों के हवाले है। वो भी यहाँ? हाँ तुम्हें नहीं मांगता था, फिर भी यहाँ मेरे कहने पर यहाँ, तभी तो लड़कियां बची। ओ अब बातों में वक्त जाया ना करो और निकल लो। जीत सिंह फौरन उसके साथ हो लिया। उपसहार होटल वाले के 100 नंबर पर फोन लगाने पर फ्लाइंग स्क्वाड की एक गाड़ी मौका वारदात पर पहुंची। साथ आए सब इंस्पेक्टर को ज्यों ही खबर लगी कि मरने वालों में एक डीसीपी था तो हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस के कई बड़े अफसर, जिनमें एक जॉइंट कमिश्नर था, वहां पहुंचे। व्यापक पूछताछ हुई लेकिन हाथ कुछ न लगा। बार में मौजूद तकरीबन लोग पुलिस के पहले ग्रुप के फ्लाइंग स्क्वाड वालों के वहां पहुंचने से पहले ही खिसक गए थे। कौन पुलिस के फेर में पड़ना चाहता था, कौन खामखा गवाह बनना चाहता था। स्टाफ की पूछताछ से, बार बार पूछताछ से यही मालूम हो सका कि वो लोग इकट्ठे बाहर की ओर जा रहे थे कि एकाएक एक दूसरे पर गोलियां चलाने लग गए थे। नतीजतन सब के सब वहीं ढेर हो गए थे। फिर सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त हुई, गोडबोले बंधुओं की शिनाख्त हुई, महाडिक की शिनाख्त हुई। पुलिस की कैसी भी कोई शुरुआती पूछताछ उन लोगों में से कोई आपसी रिश्ता स्थापित न कर सकी। गोलीबारी की वो वारदात पुलिस के लिए एक अनबुझी पहेली न बनी रहती, अगरचे कि जीत सिंह कोबरा की खुफिया रिपोर्ट को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने के अपने इरादे पर अटल रहता। बहुत सोच विचार के बाद उसने वो इरादा छोड़ दिया था। मिडनाइट क्लब्स के गैर कानूनी ऑपरेशन में एक डीसीपी लिप्त था और बेतहाशा रोकड़ा पीट रहा था। उस एक्सपोज से अब पटवर्धन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था और उसका कुछ संवरने वाला नहीं था। अलबत्ता जो कुछ उसने किया था, कहीं किसी तरीके से उसकी हाजिरी लग जाती तो उसके लिए गंभीर समस्या बनती।
एडवार्डो को बकरा बनाकर मुड़ने वाले दोनों भाई उसके सक्रिय योगदान के बिना ही स्वर्गवासी हो गए थे। मिठा चिट्टा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए थे। पठान होटल की बाजू की गली में से ऐसा गायब हुआ था कि दोबारा उसका कोई नामो निशान नहीं मिला था। एडवार्डो की बाबत उनको हुक्म देने वाले और डिम्पल और रोमेला की दुश्वारियों की वजह बनने वाले महाटिक का इंसाफ अपने आप ही हो गया था। सब इंस्पेक्टर पावले के बारे में यही कहा जा सकता था कि गेहूं के साथ धुन पीसा। जीत सिंह ने 3 ठियों में से जो कैश लूटा था वो 6 लाख से ऊपर था। जीत सिंह ने वो तमाम रकम एडवार्डो के हवाले करनी चाहिए, लेकिन उसने बहुत जिद के बाद 1 लाख रुपया ही कबूल किया, जो कि गोड बोले बंधुओं ने ठगी करके उसकी जेब से निकाल लिया था। श्लोक का सिर्फ 3 दिन का बिल था, जो कि उसने जबरन अदा किया, क्योंकि उसके बाद आरवाड़े एडवार्डो को अपने साथ वालपोई ले गया। डिम्पल को उसी रात एक उम्दा प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया था, जहाँ की अगली सुबह ही उसकी उंगली की सर्जरी हुई थी और उसे मुनासिब तरीके से सेट कर दिया गया था। 2 दिन और उसे नर्सिंग होम में रुकना पड़ा था और 1 महीने में उंगली बिल्कुल ठीक हो गई थी। नर्सिंग होम का बिल जीत सिंह ने अदा किया था, जिससे डिम्पल ने ऐतराज किया था, तो जीत सिंह ने उसे साफ बता दिया था कि वो पैसा असल में कहां से आया था। रोमेला जठार शहर छोड़कर कहीं न गई। महाटिक की मौत के साथ उसके सिर पर मंडराते तमाम खतरे टल गए थे। वो वापस अपने भाई खला वाले फ्लैट में ही जाकर बस गई थी, क्योंकि अब उससे कोई बेदखल नहीं कर सकता था। कोई फ्लैट की उसकी मिल्कियत को चैलेंज नहीं कर सकता था। मिठा चिट्टा चाहते तो जीत सिंह को तलाश करके उसकी निशानदेही कर सकते थे, और कुछ नहीं तो उसे अपने साथ हुई फौजदारी के लिए तो जिम्मेदार ठहरा ही सकते थे। लेकिन महाटिक की सरपरस्ती से बाहर उन्होंने खुद को निहायत कमजोर महसूस किया। जो ही उन्हें मालूम हुआ कि महाटिक और डीसीपी पटवर्धन दोनों मारे जा चुके थे, उन्होंने जीत सिंह से कोई पंगा न लेने में ही अपनी भलाई जानी। जीत सिंह ने शेखर नवलानी का और कोबरा इन्वेस्टिगेशंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का बिल सहर्ष अदा किया, जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि उसकी अदायगी की गुंजाइश अभी उस रकम में ही थी जो कि उसने 3 ठियों से लूटी थी। रोमेला ने बाकी के 5 लाख रुपए की जीत सिंह के सामने कोई मांग न रखी। बेमन से उसने हासिल हुए 5 लाख रुपए लौटाने की भी पेशकश की, जो कि जीत सिंह ने कबूल न की, क्योंकि वो जानता था कि वो उस पेशकश को कबूल करता तो जरूर रोमेला का हार्ट फेल हो जाता। बाद में उसने जीत सिंह से ताल्लुकात बनाए रखने की भरपूर ख्वाहिश जाहिर की, भरपूर कोशिश की, लेकिन बैल मुंडेर ना चढ़ सकी। अलबत्ता डिम्पल मोदी से उसके संबंध बिना कोशिश के भी घनिष्ठ हो गए। दोस्तों, मिडनाइट क्लब की कहानी यही खत्म होती है। आपने सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।